गाइस वेलकम टू द लक्ष्य एकेडमी एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट विल बी योर साइंस। साइंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। हर किसी से आपको ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे के सारे फिजिक्स के पीवाईक्यूज जो सीडीएस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिजिक्स के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करें और इन पीवाईक्यूज को ढंग से सॉल्व करें। अपना पेन नोटबुक लेकर के बैठना, जो भी कॉन्सेप्ट आपको नया देखने को मिलता है उसको नोट डाउन करना है, हर एक क्वेश्चन और उसका ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑप्शन किस चीज का आंसर होगा एंड जो क्वेश्चन गिवन है उसका करेक्ट आंसर क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए गए हैं, आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है एंड उसके बाद भी आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है, इवन वीडियो के अंदर मेंशन है क्वेश्चन के बाद कि भाई नहीं समझ आया हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना है। उस क्वेश्चन को अलग से एक छोटी सी वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। एंड आज हम लोग फिजिक्स के पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी लोग CDS 1 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम फिजिक्स के जितने भी पीवाईक्यूज हैं लगभग 2020 से लेकर के 2025 तक के सारे कवर करेंगे। हम लोग ईयर वाइज डिस्कस करेंगे एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। किसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये लगता है कि यार इसमें कुछ कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार वापस से आपने अपनी फिजिक्स की मैराथन देख लेनी है। जितनी भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें उस मैराथन के अंदर कवर होंगी। पीवाईक्यू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। फिजिक्स से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई जो हमारा जीएस सेक्शन है उसकी सेक्शनल कट ऑफ 20 मार्क्स है एंड जब हम साइंस की बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर साइंस के 30 हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 0.8 मार्क्स, तो 24 मार्क्स ये रहे। और साइंस के अंदर फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 10 से 12 प्लस क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी अप्रोच ये रहनी चाहिए इस टाइम पे कि हम कितने मैक्सिमम मार्क्स किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर ध्यान देंगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो हमें दिखते रहेंगे। चलो भाई देखो ज़रा एक बार सारे। एंड क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछता है कि एक नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून है। कैसी स्पून है? इट इज़ नॉन स्फेरिकल, यानी कि स्फेरिकल नहीं है। अगर स्फेरिकल नहीं है तो स्फेरिकल मिरर तो आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। पैराबोलिक भी स्फेरिकल मिरर है और मिरर नॉन स्फेरिकल स्पून जो है वो मिरर के जैसे एक्ट करती है। इट वाज नेवर अ लेंस, तो ये लेंस तो होगा नहीं। क्या बचा हमारे पास? इट वाज प्लेन मिरर, तो आंसर तो प्लेन मिरर होगा। अब इसके बारे में कुछ एक चीज़ें समझते हैं। देखो, नॉन स्फेरिकल स्पून का मतलब किस चीज़ से है। तो कोई हमसे पूछ ले कि व्हाट इज़ दिस नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून, तो आप लोगों ने अपने घर में हलवा बनते हुए देखा होगा। हलवा, वो हलवा किससे बनता है? तो तुमने कहा सर इस तरीके का एक चम्मच होता है जिससे उसको बार बार पलटते हैं, तो इसको हम लोग पलटा बोला करते हैं। तो जो पलटा होता है इट इज़ अ नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून। अब नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून है तो वो किसके जैसे दिखेगी? इट वाज ऑलवेज वेरी सिमिलर टू अ प्लेन मिरर। अगर यहाँ पे वो हमें ये कहता देयर विल बी अ स्फेरिकल स्पून, कि क्या है, एक स्फेरिकल स्पून है अपने पास, तो स्फेरिकल स्पून तुम्हें पता है कुछ ऐसी होती है भाई। तो इस वाले हिस्से को पूछता है कि ये किसकी तरह एक्ट करेगा। देखो डिपेंड करता है, जब हम स्पून के इस अंदर वाले हिस्से को देख रहे होंगे, जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये वाला अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और बाहर वाला तो हमें दिखेगा ही नहीं। ये किसके जैसा दिखता है? तुमने कहा सर केव के जैसा, तो ये होगा कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर होगा भाई? इट विल बी अ कॉनकेव मिरर। अगर तुम इसके इस वाले हिस्से की तरफ देखते, जो ये वाला एंड है, अगर यहाँ देखते हो तो ये किसके जैसा लगता है? तो तुम कहोगे कि सर ये दिखेगा कॉन्वेक्स मिरर के जैसा। अब अगर नेचर की बात करें, इनका नेचर कैसा होता है, तो भाई जो कॉनकेव मिरर है वो कहीं से भी लाइट आएगी उसको कन्वर्ज करेगा और कहाँ लेके आएगा? फोकस पे। तो नेचर के अकॉर्डिंग ये कैसा है? इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर, कि ये हो गया अपना कन्वर्जिंग मिरर। जो ये वाला है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट विल बी अ डाइवर्जिंग मिरर, कि ये क्या होगा? ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर होगा। डन। तो जिनका नेचर सेम होता है उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। तो अगर कोई लेंस है जो कैसा है? कन्वर्जिंग है, उसकी प्रॉपर्टीज कॉनकेव मिरर के जैसी होंगी। अगर कोई लेंस है जिसकी प्रॉपर्टीज डाइवर्जिंग मिरर जैसी हैं तो वो किसके सिमिलर होंगी? सारी प्रॉपर्टीज कॉन्वेक्स मिरर के सिमिलर होंगी। अगर कभी प्लेन मिरर से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें वो क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज वो पूछ सकता है। देखो प्लेन मिरर में क्या क्या याद रहना चाहिए। पहली चीज तो इसको हम ग्राउंड ले लेते हैं, यहाँ कहीं पे क्या रखा है? ये एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। हम लोग इसके सामने खड़े हैं, ये हम लोग हैं, तो इमेज यहाँ कहीं पे दिखाई देगी।
पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि अगर ये डिस्टेंस कितना है भाई, x मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, x मीटर होगा। दूसरा, अगर ये बंदा मिरर को अप्रोच करता है किसके साथ, u मीटर पर सेकंड के साथ, तो जो इमेज है वो इसे अप्रोच करेगी 2u मीटर पर सेकंड के साथ। अगर मिरर को थीटा एंगल रोटेट कर दें, मिरर अगर थीटा घूमेगा तो हमसे पूछेगा कि भाई इमेज कितनी घूमेगी, तो इमेज घूमेगी 2 थीटा। यानी कि अगर ये 30 डिग्री घूमता है तो ये कितना घूम जाएगा, ये 2 इंटू 30 ये घूमेगा 60 डिग्री। तो अगर मिरर रोटेट हो जाए थीटा तो इमेज रोटेट हो जाएगी 2 थीटा। इसके बाद ये याद रखना है कि अगर हम इमेज की प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि इमेज कैसी बनती है, तो सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि यहाँ इमेज बनती है वर्चुअल, और साथ ही साथ कैसी होगी, इरेक्ट होगी। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, सपोज करो कि ये एरो है, इसकी अगर मुझे क्या चाहिए थी, मिरर इमेज चाहिए थी भाई, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये हिस्सा इसका लेफ्ट है, ये क्या है इसका राइट है। अगर आप लोग देखोगे तो क्या कहेंगे कि ये वाला हिस्सा राइट था, ये क्या था, लेफ्ट था। जब हम इसकी इमेज बनाएंगे तो जो हिस्सा मिरर के पास है वो पास दिखता है, ये एरो का हेड पास में था तो ये पास दिखेगा, ये टेल दूर थी तो ये दूर चले गई। अगर मैं इसके हिस्से करूँ तो ये हिस्सा राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो जो राइट है वो तो लेफ्ट में चला जाता है और जो लेफ्ट है वो कहाँ चला जाता है, राइट में। इसको कहा करते हैं लेटरल इन्वर्जन। याद रखेंगे सारे कि इसको क्या कहा करते हैं, इट इज़ नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर में चीज़ें क्या होती हैं, लेटरली इन्वर्टेड होती हैं। इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले कि भैया प्लेन मिरर से ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आगे देखना जरा क्या कहता है, हमें कहता है क्वेश्चन किसका है, तो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर हमारे पास एक तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑप्टिक्स है, दूसरा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, और आगे देखेंगे कि और किस किस चीज़ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ जाओ अब क्या कह रहा है कि 3 कॉपर वायर दे रखे हैं हमें, 3 कॉपर वायर्स हैं जिनकी लेंथ क्या है, डिफरेंट है, जिनका डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। किसके बारे में है, इट इज़ अबाउट रजिस्टिविटी। कोई हमसे पूछता है कि रजिस्टिविटी के बारे में बताओ, तो भाई रजिस्टिविटी कहाँ से आता है, तो ये आता है जब हम बात करते हैं किसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की बात की तो हम लोगों को क्या याद है, सबसे पहले कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, कि अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा भाई। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। देखो समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि एरिया ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कि वायर कैसा है, वायर थिक है, थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। एरिया अगर कम है तो हम लोग ये कहेंगे कि एरिया क्या है, या वायर कैसी है, थिन है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि कैसा था, इनवर्स रिलेशन था भाई। तो हमने कहा सर एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ मर्ज कर देते हैं। ठीक है भाई, बात एकदम सही है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, एल बाई ए आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या लेके आ गए, एक कांस्टेंट लेके आ गए। डन। ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए लेके आए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहा करते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रजिस्टिविटी बोला करते हैं। अगर कोई हमसे डेफिनेशन पूछे कि ये रजिस्टिविटी है क्या, तो एक काम करो, ये जो इक्वेशन हमने अभी तैयार की है ना, इसके अंदर लेंथ को क्या ले लेते हैं, 1 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि जो वायर है हमारे पास उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है भाई ये कितना है, ये 1 मीटर स्क्वायर है। अब जब इससे करंट पास होगा, फिर जो भी रेजिस्टेंस उससे जनरेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। वैल्यू रखोगे इसके अंदर तो आर किसके इक्वल आ गया, रो के। ये रो ही क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि भाई जो रेजिस्टिविटी है ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी ना एरिया पे, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 1 1 है। अब कोई हमसे पूछे कि तो ये डिपेंड किस पे करेगी सर, तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, हम लोग ये कहेंगे कि जो ये रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करने वाली है। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है कि भाई आयरन के जितने भी वायर होंगे सबकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, कॉपर के जितने होंगे सबकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, एल्युमिनियम के जितने होंगे सबकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। बट आयरन की, कॉपर की और एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। देखो जरा, अब इसने ऑप्शंस दिए कि एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ ये है, डायमीटर ये है, दूसरे में लेंथ ये है, डायमीटर ये है, लेंथ ये है, डायमीटर ये है, पर तीनों किसके हैं, कॉपर के हैं। हमने क्या कहा था कि अगर तीनों चीज़ें कॉपर की हैं तो कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आंसर क्या होगा, इट विल बी ऑप्शन डी।
तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई और चीज़ों को समझते हैं। देखना ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है कि इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। अब कोई हमसे अगर पूछे कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस के ऊपर अगर सब्सटेंस को हमें क्या करना था, बाइफरकेट करना था, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होंगे। एक को हम लोग क्या कहेंगे, एक को हम लोगों ने कहा कि दीज आर कंडक्टर्स, और दूसरे क्या होंगे, दूसरे होंगे नॉन कंडक्टर्स। अब कोई हमसे पूछे कंडक्टर क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि जिनके अंदर जनरली क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या हैं, वो कंडक्टर्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि जिसमें आयंस एग्जिस्ट करेंगे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वो कंडक्टर्स हैं। डन। नॉन कंडक्टर का मतलब क्या है कि जिनसे करंट पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा तो इनका रेजिस्टेंस हाई होगा। अब कंडक्टर सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ इतने ही कंडक्टर हैं, अब कंडक्टर्स को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे ओमिक कंडक्टर्स। दूसरे होंगे जिनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब कोई हमसे बाई चांस पूछ ले कि व्हाट आर दीज ओमिक कंडक्टर्स एंड व्हाट आर दीज नॉन ओमिक कंडक्टर्स, तो याद रखेंगे जो क्या करते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। जनरली जितने भी मेटल हैं सारे के सारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो दे आर ओमिक कंडक्टर्स। और जिन्होंने इस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया, दे आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है या जो नॉन ओमिक कंडक्टर है, इसका कभी एग्जाम्पल पूछ ले तो याद रखना है इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होते हैं सेमी कंडक्टर्स। डन। चलो देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ये हमसे पूछा है। एक प्लास्टिक शीट है, प्लास्टिक शीट में क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ, नॉर्मली मेड अप ऑफ पीवीसी। पीवीसी एक पॉलीमर है, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर प्योरली वाटर है, वाटर के अंदर जब तक सॉल्ट नहीं होंगे तब तक वो क्या जनरेट नहीं करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करेगा। देन वी है वुडन शीट, वुडन शीट तो अपने आप में नॉन कंडक्टर है। क्या बचा, ह्यूमन बॉडी बची। ह्यूमन बॉडी ही करेक्ट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या है, दे हैव आयंस, किसके आयंस हैं, कैल्शियम के, पोटाशियम के। डन। तो इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। अब फिर से इलेक्ट्रिसिटी का ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन किस बारे में है, इट इज अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कोई अगर हमसे पूछता है कि पहले तो यही बता दो कि व्हाट इज दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, ये एक सिंपली एक बात कहता है कि किसी सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो उससे हीट जनरेट होगी। नॉर्मल सी चीज़ है। वही हम, हमारा फ़ोन है, उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे हीट जनरेट होती है। फ़ैन ज़्यादा चलाते हैं, फ़ैन गर्म हो जाता है। टीवी ज़्यादा चलाओगे, लैपटॉप ज़्यादा चलाओगे, तो हर चीज़ क्या होगी, हीट होगी। वो हीट किसकी वजह से हो रही है, अगेन इट इज़ ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट का एक फॉर्मूला है कि H इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी। एच का मतलब इधर हीट है, और आई का मतलब क्या है, आई इज करंट, आर इज रेजिस्टेंस, टी क्या है, टाइम है। तो तीनों के साथ जो हीट है ये करंट के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या रेजिस्टेंस के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या टाइम के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एग्जाम काफ़ी कम यहाँ से तीन चार चीज़ें ही पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले तो इसकी एप्लीकेशन ही हमसे पूछ लेता है। जब इसकी एप्लीकेशन पूछे तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक हीटर के बाद क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तीसरा और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, वो भी सेम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है। कोई हमसे पूछे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो याद रखेंगे इट वाज गिवन बाय होम, जेम्स पी जूल। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, अगेन इट इज रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा डायरेक्शन नहीं देता मैग्नेटिक फील्ड की। भाई राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल कोई भी हो, लेफ्ट राइट कोई भी हैंड का हो, ठीक है, वो सब डायरेक्शन देते हैं। तो ये भी डायरेक्शन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। हमसे क्या पूछा है, डज नॉट गिव। कौन नहीं देगा, इट इज द फेराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किसके बारे में बताता है, ये बताता है अबाउट ईएमएफ, ईएमएफ के बारे में ये बताता है। तो इस चीज को इतना याद रखना है। चलो जरा आगे देखो, समझो सारे। क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट किसके सामने रखा है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा है। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, तो कोई अगर हमसे ये पूछ ले तो हम लोग कहेंगे कि ये होता है कन्वर्जिंग लेंस। या फिर जो हमारी आई का लेंस है, ह्यूमन आई का लेंस, वो भी क्या है, वो भी यही लेंस है। तो हमसे क्या चाहता है, हमें कहता है कि इमेज रियल होनी चाहिए और इनलार्ज होनी चाहिए। इधर देखो ज़रा, हमने कहा कि जो ह्यूमन आई का लेंस है वो कुछ ऐसा दिखता है भाई। हम सबको पता है कि यस सर, कि हाँ भैया ऐसा ही दिखता है। अगर ऐसा दिखता है मेरे भाई,
तो क्या कहोगे कि ये जो पॉइंट ओ है इसको क्या कहते हैं, इसको कहा करते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे F1 होगा, F1 इज द प्रिंसिपल फोकस। डन। यहाँ पे क्या आता है, इट कम्स ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। क्लियर है। अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस 2F के बाद रखा है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इस 2F के बाद रखा है, इतने हिस्से तक रखा हुआ है, तो इमेज कैसी बनती है, तो इमेज हमेशा ही स्मॉलर बनती है। इस चीज़ को याद रखना है कि इमेज स्मॉलर बनती है जब इन दोनों के बीच में होता है। जब इस पे होगा 2F2 पे तो कैसी मिलेगी, तो मिलेगी सेम साइज की इमेज। ठीक है भाई। जब इन दोनों के बीच में होगा तो कैसी मिलेगी, इट बिकम्स लार्जर। और जब इन दोनों के बीच में होगी उस टाइम पे कैसी बनेगी, इट विल बी, कैसी होगी भाई, इट विल बी वर्चुअल। कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और लार्जर होगी। ये चीज़ तो तुम याद रख सकते हो। इस वाले लास्ट वाले केस को छोड़ दें तो इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक हर केस में इमेज कैसी बनती है, इट वॉज रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इमेज रियल होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इस हिस्से में रियल बनती है और इस हिस्से में बड़ी बनती है, तो आंसर क्या होगा, इट विल बी बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो इसको याद रखना है भाई। चलो देखो जरा क्या कह रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एक सीधा फैक्चुअल डाटा है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती हैं, दे आर पैरेलल। वो हमेशा ही पैरेलल होती हैं। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, इट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। चलो जरा देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें कहता है कि लाइट ट्रेवल कर रही है किससे किसकी तरफ, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। जब लाइट डेंसर टू रेयर मूव करेगी तो पहले तो इसी चीज़ को समझते हैं भाई। हमने कहा कि ये एक लाइन है जो दो मीडियम्स को क्या करती है, बाइफरकेट करती है। इसके ऊपर जो लिखा है दैट विल बी मीडियम 1 और इसके नीचे जो लिख दिया हमने ये हमारा मीडियम 2 है। जो हमारा मीडियम 1 है हम कहते हैं इसकी डेंसिटी क्या है, लो है, और इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। डेंसिटी अगर लो है तो इसको हम क्या कहेंगे, जिसकी डेंसिटी लो होती है वो हमेशा ही कैसा होता है, इट विल बी अ रेयर मीडियम। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसको हम लोग क्या कहा करते हैं, इसे कहते हैं डेंसर मीडियम भाई। डन। रेयर मीडियम में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। जब पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा मिलेगी। डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या मिलती है, कम मिलती है। अब कह रहा था कि लाइट यहाँ से रेयर से इसकी तरफ जा रही है। तो पहली चीज़ तो इसको याद रखना है भाई तुमने कि ये जो लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है और इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। अब इधर आते हैं कि यहाँ से ये लाइट रे इस तरीके से आ रही थी। ये आने वाली लाइट रे है तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम होगा इंसिडेंट रे। और इसके साथ जो ये एंगल बनाएगी ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये सीधी चली जाती कुछ इस तरीके से, बट मीडियम चेंज हो गया, पार्टिकल पास पास आ गए। हमें पता है फिजिक्स कॉज का क्या करता है, अपोज करता है। तो पार्टिकल पास पास आने से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी भाई। जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ये इसको वापस बढ़ाने के लिए किधर भागेगी, शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो ये बेंड होगी किसकी तरफ, स्ट्रेट लाइन पाथ की तरफ। और ये बेंड हो गई किसकी तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यहाँ पे ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है, क्या हुई है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम लोग क्या बोला करते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन भाई। डन, याद रख पाएंगे सारे भाई। चलो तो अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ। कहता है स्लो डाउन होगी, स्पीड अप होगी। रेयर टू डेंसर है, रेयर से किधर गई है, डेंसर, स्लो डाउन होगी। तो ये और ये तो आंसर नहीं हो सकते। स्लो डाउन बोलता है, स्लो डाउन बोलता है, इसमें अबे बोलता है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमें पता भी चल गया है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल वो क्यों बेंड होगी, अपनी स्पीड को क्या करना चाहेगी भाई, मेंटेन करना चाहेगी। चलो देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। पढ़ो जरा क्वेश्चन को पढ़ो, 2 मिनट लगाएं क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, ट्राई करना है। चलो भाई देखो जरा क्या कह रहा था क्वेश्चन के अंदर, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। इधर देखो जरा क्या कहा इसने, इसने ये कहा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके अंदर एक सेल लगा हुआ है, एक एमीटर लगा है, एक निक्रोम वायर लगा है जिसकी लेंथ क्या है, एल है। हमें कहता है कि लेंथ को आधा कर दे तो एमीटर की रीडिंग पे क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या पता हो, हमें पता होना चाहिए कि एमीटर से क्या मेजर होता है। तो एमीटर से मेजर करते हैं किसको भाई, करंट को। ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखना है, क्या ये याद रखना है कि भाई पहले लेंथ एल थी, अभी L/2 हो गई।
अगर पहले लेंथ एल थी तो रेजिस्टेंस और एल क्या लेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। दूसरा कह सकते हैं कि लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। सपोज करो कि लेंथ क्या हो गई, आधी हो गई, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस और करंट का रेशो कैसा है, तो हम कहेंगे कि करंट एंड रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। रेजिस्टेंस आधा हो गया है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हुआ है, कम हुआ है। कितना कम, आधा हो गया, तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, अगर ये आधा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा भाई। तो आंसर होगा कि करंट विल गेट डबल्ड, तो रीडिंग भी क्या हो जाएगी, एमीटर की डबल हो जाएगी। चलो भाई देखो ज़रा, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसके बारे में है, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कोई हमसे पूछे कि प्रेशर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि प्रेशर हुआ करता है फोर्स अपॉन एरिया। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर फोर्स को क्या कर देते हैं, सपोज करो कि फोर्स क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो प्रेशर एंड एरिया क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या मिलेगा हम लोगों को भाई, ज़्यादा मिलेगा। ये सिंपल सी बात है। अब इधर आ जाओ, किस बारे में बात कर रहा है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर प्रेशर की बात कर रहा है। कब, कि भाई या तो स्टैंडिंग पोजीशन में है या लाइंग पोजीशन में है। तो इधर आ जाओ, देखो कि ये सैंड है, इस तरीके से जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे तो जो एरिया कांटेक्ट में आएगा वो कांटेक्ट का एरिया क्या है, कम है। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। फिर कहता है लाइंग पोजीशन, यानी कि जब हम लेटे हैं तो कांटेक्ट में आने वाला एरिया क्या है, ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो स्टैंडिंग में प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। लाइंग में प्रेशर क्या है, कम है। यही कह रहा है, लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा, बाकी कुछ पढ़ने की इसमें जरूरत ही नहीं थी। बस क्या पता होना चाहिए था कि प्रेशर। डन। किस टॉपिक का ये क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं फ्लूइड्स के अंदर। तो ये टॉपिक तो फ्लूइड्स का था भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। चलो ज़रा देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हम लोगों से। चलो सिंपल क्वेश्चन है भाई, पढ़ना ज़रा एक बार कि क्या कह रहा है हमें। हमें बोला गया कि एक एथलीट है, वो एक राउंड किसी सर्कुलर ट्रैक का जिसका डायमीटर 100 मीटर है, उसको वो 20 सेकंड में कंप्लीट करता है। समझो ज़रा कि इस लाइन का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है भाई, समझना ज़रा सारे, और इसका डायमीटर 100 मीटर है। तो ये जो चीज़ है ए बी, ये 100 मीटर हो गया। ए से बी तक की लेंथ कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई। ठीक है। इसका एक रिवोल्यूशन, यानी कि एक रिवोल्यूशन में वो ए से चलेगा वापस ए पे पहुंचेगा, कितना चलेगा, 2 पाई आर चलेगा, और ये कितने में हो गया, 20 सेकंड्स में ये कंप्लीट हो गया। हमें कहता है 1 मिनट के बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ और 10 सेकंड के बाद। 1 मिनट का मतलब क्या है भाई, 60 सेकंड है। एक चक्कर 60 सेकंड 20 सेकंड में लगता है, तो 60 सेकंड बाद कितने चक्कर पूरे हो गए, 3, कि 3 चक्कर लगाएगा और वापस ए पे पहुंच जाएगा। एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर होता है वो तो ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी के बीच का स्ट्रेट लाइन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ए से चला ए पे ही पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो इसके लिए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया। जीरो वाले ये दो हैं, इन्हीं को देखते हैं भाई, ये तो आंसर नहीं हो सकते। अब हमें क्या कहता है, हमें कहता है 10 सेकंड बाद बताओ। पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है कितने टाइम में भाई, पूरा कंप्लीट करता है 20 सेकंड में। 10 सेकंड में कहाँ पहुंचेगा, ए से बी पे पहुंचेगा। तो ए इनिशियल पॉइंट बनेगा, बी फाइनल पॉइंट बनेगा। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो होगा 100 मीटर, क्योंकि ये तो दे रखा है उसने डायमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, इट विल बी 100 मीटर्स। डन भाई। चलो अगर ऐसा है, इतनी बात अगर समझ आई तो इसको यहाँ तक याद रखना है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और बाद में भी आएंगे, इस बार भी आ सकता है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है थोड़ी सी, जो मोशन वाले चैप्टर से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये न्यूमेरिकल है फ्रॉम द टॉपिक साउंड। साउंड नहीं कहेंगे कि टॉपिक कौन सा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टॉपिक है वेव मोशन। तो वेव का मोशन अगर हमें पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ ज़्यादा खास इसमें है नहीं। हमें कहता है एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 किलो हर्ट्स है। हम ऐसा लिख लें कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 किलो हर्ट्स है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या कहेंगे कि ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 4000 हर्ट्स। इसकी जो वेवलेंथ है लेमडा, वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। क्या तुम इसको ये लिख सकते हो कि ये 30/100 मीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा यूनिट्स में आ गए हैं अपनी। देन हमें कहता है कि इसको इतने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस है 2.4 किलोमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 2.4 × 1000 कितना हो जाएगा, 2400 मीटर्स।
पहली चीज़ भाई, इन दोनों से क्या निकालेंगे? इन दोनों से निकालेंगे स्पीड ऑफ द वेव। तो पहला काम क्या है कि हम क्या निकालें? स्पीड ऑफ वेव निकालें। अब स्पीड ऑफ वेव के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू एफ, करो मल्टीप्लाई। तो ये होगा 4000 इंटू 30/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, क्या आ गया? 1200। क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, क्योंकि यही क्या होती है? स्पीड की यूनिट होती है। तो ये स्पीड आ गई, ये डिस्टेंस है, तो टाइम क्या होता है? इट विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये होगा 2400 अपॉन 1200, कितना आ गया? 2 सेकेंड्स। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। डन भाई। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से इलेक्ट्रिसिटी से ही क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों तो करके ही जाने हैं तुमने। कौन कौन सा? एक तो है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा क्या था? इट विल बी ऑप्टिक्स। ये तो तुम्हें हर एक चीज इन दोनों टॉपिक से आती हो। देखो क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो इस सप्लाई से कनेक्टेड है। तो हम क्या कहेंगे कि हमें क्या दे रखी है? वोल्टेज दे रखी है कितनी? 110 वोल्ट। भाई करंट कितना है? करंट दे दिया 0.2 एम्पियर। क्या चाहिए है? पावर ऑफ द बल्ब। अब भाई पावर, पावर जब इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो 3 फॉर्मूले हैं। एक है V इंटू आई, वी पता है, आई पता है, सीधा पावर आ गया। फॉर्मूला लगाना है बस खाली। 110 इंटू 0.2, इसको हटाया डेसिमल के लिए 0, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया? इट विल बी 22 वॉट्स। आंसर हुआ तुम्हारा 22 वॉट्स। बात खत्म हो गई भाई। चलो बढ़े आगे थोड़ा सा। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कह रहा है? हमें कहता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ड्यू टू। कह रहा है रिफ्रैक्शन किसकी वजह से है? तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज होती है उसकी? क्या कहोगे कि सर या तो वेलोसिटी चेंज होगी या स्पीड चेंज होगी, उसी की वजह से वो बेंड करेगी। तो आंसर क्या हो गया? इट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड। नेक्स्ट देखो, फिर से न्यूमेरिकल है। क्या कहता है कि एक बस है, स्टार्ट होती है किससे? एक बस स्टैंड से। जब भी कोई भी चीज किससे शुरू होती है? रेस्ट से चलना शुरू करती है। तो क्या बता रखा है तुम लोगों को? तुम्हें यह बताया है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेना होता है? u, और u क्या होगा? 0 होगा। कहता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है कब तक? जब तक स्पीड क्या ना हो जाए? 20 ना हो जाए। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? इट विल बी 20 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में? 10 मिनट्स में। तो टाइम हो गया 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को क्या लिख सकते हैं? क्या इसको तुम 10/60 यानी कि 1/6 आवर्स लिख सकते हो? तो टाइम आ गया अपने पास क्या भाई? 1/6 आवर। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? ए चाहिए है। इधर आओ जरा। फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन मोशन की क्या होती है? हमारे पास होता है कि v इज इक्वल टू क्या है? u प्लस ए टी है। तो v कितना था? 20 था, u 0 हो गया, a चाहिए है, t कितना है? 1/6 है। तो 20 इक्वल टू a/6, a कितना हो जाएगा यहाँ से? 120 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ऑप्शन बी क्या होगा? इट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। चलो देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज +2। देखो भाई मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? मैग्निफिकेशन की 3 वैल्यू होती हैं। एक होती है ग्रेटर देन 1, एक होती है लेस देन 1, एक इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1 में इमेज बड़ी होती है किससे? ऑब्जेक्ट से। इसमें ऑब्जेक्ट बड़ा होता है इमेज से, और इसमें दोनों का साइज क्या रहता है? बराबर रहता है। +2 है यानी कि इमेज तो कैसी है भाई? बड़ी है। डन, इमेज बड़ी है। उसके बाद m इक्वल टू क्या होता है? v/u होता है। अगर ये वैल्यू +2/1 है, डन भाई, तो ये किस तरफ बनी होगी? तुमने कहा सर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इधर बनेगी। बोलो हाँ या ना? पॉजिटिव जब भी v पॉजिटिव होगा, v पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता था कि इमेज जो है वो कैसी है? इट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। v की 2 वैल्यू आती हैं, एक पॉजिटिव आ सकती है, एक नेगेटिव। v जब जब पॉजिटिव आया उसका मतलब ये हुआ कि इमेज कैसी है? ये हमेशा ही वर्चुअल है और इरेक्ट है। v अगर नेगेटिव है इसका मतलब इमेज कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। +2 का मतलब क्या है? कि इमेज का साइज ज़्यादा है, दूसरा वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल है, इरेक्ट है, और कैसी थी? लार्जर थी भाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? इट विल बी इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो अगेन ये क्वेश्चन वही है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। ऑप्टिक्स के काफ़ी क्वेश्चन देखे हमने। तो ऑप्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, मोशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल आ रहे हैं। चलो देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। हमसे कहता है कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे क्या होगा? देखो शॉर्ट सर्किट होता क्या है? हमने कहा कि हमारे पास 2 तरीके के वायर होते हैं। एक को क्या कहते हैं? लाइव वायर,
और दूसरे को क्या बोला करते हैं, दूसरे को बोलते हैं न्यूट्रल। जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का, तो इसके ऊपर की इंसुलेशन पिघलती है और ये दोनों एक साथ चिपक जाते हैं। ये जो चीज़ है कि दोनों वायर्स का एक साथ चिपक जाना, इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसी को कहा करते थे शॉर्ट सर्किट। और याद तो ये रखना ही है कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट एकदम से बढ़ जाता है, एक्सपोनेंशियली राइज करता है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि करंट का क्या होगा, तो क्या कहेंगे, इट विल इंक्रीजेस हेविली एट द टाइम ऑफ। तो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो करंट ड्रॉप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आग लग जाएगी। डन हो जाएगा सबसे। चलो भाई देखो क्या कहता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। क्या पूछा है, इट विल बी नॉट करेक्ट। क्या पूछ रहा है हमसे, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। सबसे पहली चीज क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर है, मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, बात एकदम सही है भाई, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बात भी सही है भाई, रेस और नो। फिर हमें कहता है मैग्नेटिक कॉइल एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ये हमने पहले पढ़ा ही है। किसके बारे में है, इट वाज अबाउट द सोलेनॉइड, ठीक है, ये करेक्ट है भाई। क्या बच गया, ये लास्ट वाला आंसर तो यही होगा। क्या कह रहा है कि ग्रीन इंसुलेशन किसको बताती है, लाइव वायर को, गलत जवाब। तो यही क्या है, करेक्ट है। क्यों याद रखना है इस चीज़ को कि जो रेड वायर है, रेड वायर बताती है लाइव वायर को। फिर जो ब्लू या ब्लैक है, दो तरीके से आती है, एक ब्लू होती है एक ब्लैक होती है, ये मोस्टली किसको बताएगी, न्यूट्रल को। और जो ग्रीन होती है, वो ग्रीन किसको बताती है भाई, ये बताती है अर्थ को या अर्थिंग को। डन। और इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है कि भाई जब भी शॉर्ट सर्किट होगा, ग्रीन वायर लाइव वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, न्यूट्रल वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उससे आग नहीं लगती है। डन भाई, हो जाएगा सबसे, कर पाएंगे इतना काम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। इधर आ जाओ, फिर से वही सेम क्वेश्चन है कि सर्कुलर ट्रैक के ऊपर लड़का चल रहा है। देखो जरा क्या करेंगे। हमने कहा ये एक लड़का था, ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर क्या दे रखा है, 200 मीटर। तो ये हमने डायमीटर ले लिया, ये ए है ये बी है, ये ओ ले लिया, ए से बी तक की लेंथ कितनी है, 200 मीटर है भाई, ये डायमीटर है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स, 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। 3 मिनट का मतलब क्या हो गया, 3 × 60, 30 सेकंड में पूरा करता है, तो कितने चक्कर लगाए, 6 चक्कर पूरे हो गए हैं, ए से चला होगा वापस ए के ऊपर ही आ गया होगा। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, अच्छा आगे भी है, कह रहा है कि एंड 45 सेकेंड्स, तो ये तो 3 मिनट में तो 6 घंटे, 6 चक्कर पूरे हो गए। अब 45 सेकेंड्स को कैसे लिख सकते हो, 30 + 15 लिख सकते हो। इस 30 में एक और राउंड लगा दिया होगा, तो वापस ए पे खड़ा है। 15 सेकेंड बचे होंगे, तो ये यहाँ से चलना शुरू करेगा, 15 सेकेंड में कहाँ पहुँचेगा, बी पे पहुँचेगा, क्योंकि 30 सेकेंड में पूरा चक्कर लगाता है, तो 15 में आधा ही लगाएगा भाई। तो क्या कहेंगे, किस पे है, बी पे। ए से बी तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या है, ये 200 मीटर्स है। क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, इट विल बी ऑप्शन सी हो जाएगा सबसे। अरे बोलो यस और नो। चलो भाई देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी बात चल रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोई हमसे पूछ ले कि भैया बताना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताओ, तो हम पहली चीज तो ये कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछे कि किसने बताया, तो सबसे पहले क्या बताएंगे, इट वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। क्या बताया भाई न्यूटन साहब ने, न्यूटन साहब ने ये कहा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m1 m2, जो दो बॉडीज हैं उनके मास के साथ क्या होगी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर ये बॉडी A है भाई, ये बॉडी B है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस r है, तो मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगी, मास अगर कम है तो भाई लगने वाली फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। दूसरा, इसने कहा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो फोर्स भी क्या है, ज़्यादा है। अगर डिस्टेंस क्या है, कम है, तो फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया हम लोगों ने, 2 बोल दिया। अब क्या कहता है कि किसी एक बॉडी का मास क्या हो गया, डबल हो गया, और डिस्टेंस भी क्या हो गया, डबल हो गया, तो फोर्स के साथ क्या होगा। तो इधर आ जाओ कि इस दोनों को कंबाइन करोगे तो F इक्वल टू आएगा G m1 m2/r²। डन। वो कह रहा है कि R की जगह तो लिखो ट्वाइस ऑफ R, और M की जगह, m1 की जगह क्या लिख दो, ट्वाइस ऑफ m1 लिख दो। बोलो हाँ या ना, वैल्यू लगाओ,
पुट करो भाई, F इक्वल टू जी, इसकी जगह 2m1 आएगा तो इनटू में ट्वाइस ऑफ m1 इंटू m2 अपॉन में इसकी जगह 2r आएगा तो क्या हो गया 4r स्क्वायर, इससे ये 2 हो गया। ये ऊपर क्या था, यही वाला है F1 वाला, तो इसकी जगह F1 रखेंगे, क्या आ गया F1/2, यानी कि पहले के मुकाबले फोर्स क्या हो गई भाई, आधी हो गई। ये रहा भाई, बोलो कोई दिक्कत कोई समस्या। तो अभी तक हमने ये देखा कि हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुके हैं, उनमें से नंबर 3 पे क्या है, इट विल बी द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका कोई भी यूपीएससी एग्जामिनेशन है, ग्रेविटेशन के भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो भाई देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो भाई देखो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, इट इज रिगार्डिंग ग्रीन हाउस। कोई अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज ग्रीन हाउस, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा। एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट के जैसे एक्ट करेगा और ये क्या कर लेगा, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है भाई, इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहा करते थे, इसे हम कहते थे एटमॉस ग्रीन हाउस इफेक्ट। आते हैं भाई, क्या कहता है कि शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है, इंफ्रारेड रेडिएशंस की है, जो कि सन से आई होंगी, वो एंटर करेंगी ग्रीन हाउस के अंदर, और लॉन्गर जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड। बात तो सही है भाई, बात सही है। एंड प्लांट इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक थ्रू द ग्लास, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसी को कहा करते थे ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को, इधर आ जाओ, पढ़ो जरा। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन अगेन किससे है, इट विल बी अगेन फ्रॉम ग्रेविटेशन, इट विल बी अगेन फ्रॉम ग्रेविटेशन। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में तुम्हें बताया है कि ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। एक ऑब्जेक्ट है जिसका नेट वेट कितना है, 9 न्यूटन है, किसके ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर। वेट को किससे दिखाते हैं, एम जी से दिखाते हैं, और ये कितना है, इट इज़ 9 न्यूटन्स। कहता है कि इसका वेट क्या होगा अगर हम इसको किसी दूसरे प्लेनेट पे ले जाएं जिसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 9 टाइम्स है। तो क्या कह रहा है कि जी उस दूसरे प्लेनेट के ऊपर क्या है, इट इज़ 9 टाइम्स ऑफ जी। दूसरे प्लेनेट पे भी वेट कैसे निकलेगा, एम इंटू उस प्लेनेट के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू। तो इसको क्या लिखेंगे, इसकी जगह रख दोगे 9, तो ये हो जाएगा एम इंटू 9 टाइम्स ऑफ जी। क्या आ गया, 9 टाइम्स ऑफ एम जी। ये क्या है, वेट ऑफ अर्थ है, वेट एट अर्थ है। तो जो दूसरा प्लेनेट है उसके ऊपर वेट क्या हो गया, 9 टाइम्स हो गया किसका, अर्थ के ऊपर जो वेट है उसका। तो ऑप्शन कौन सा है, ये रहा हमारा ऑप्शन सी, ये होगा अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें जरा, कह रहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑप्टिक्स। तो आप देखोगे कि ऑप्टिक्स के बहुत क्वेश्चन है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार सिंपल, सबसे आसान क्वेश्चन है, किसकी वजह से होता है, तो हम कहेंगे इट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से और क्या होता है, इसकी वजह से होता है अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो इसको भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी किसकी वजह से है, अगेन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या दे रखी है हमें, 15 सेंटीमीटर। कहता है किस डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखें कि रियल इमेज बने और सेम साइज। अपने को क्या पता है कि अगर मिरर का केस होता, सेम साइज कहाँ मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, जो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। यहाँ किस पे होगा, यहाँ होगा f1, फिर होगा ट्वाइस ऑफ f1। तो ट्वाइस ऑफ f1 किसके इक्वलेंट है, c के इक्वलेंट है। 15 पे था, ट्वाइस ऑफ f1 पे रखेंगे 2 इंटू 15, कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। किस पे रखा जाएगा, 30 सेंटीमीटर पे रखेंगे, तभी क्या मिलेगा, सेम साइज का इमेज मिलेगी जो कि ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट होगी। चलो देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि मास है, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसका मास कितना है, 10 kg है। तो मास को क्या लिया, इट विल बी 10 kg। फिर हमें कहता है कि किससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से, वो कितनी है, तो v हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या चाहता है, पहले मोमेंटम। तो क्या कहेंगे कि मोमेंटम किसके इक्वल है, m इंटू वी के इक्वल है। तो ये 10 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 न्यूटन सेकेंड। तो ये दोनों तो हट गए। अब क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है सबको, क्या होता है, इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ लिखा, मास भी 10 है और स्पीड भी 10 है, तो 10 इंटू 10 हो गया। इससे ये 5 हुआ, कितना मिल गया अपने को, ये मिल गया 500 जूल। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इट विल बी अवर करेक्ट आंसर। इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना कि मोमेंटम क्या है, इट विल बी मास इनटू वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। इन दोनों का रिलेशन भी पूछ लेता है हमसे, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ एम वी इंटू वी है। इसकी जगह क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, पी इंटू वी बाई टू। तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय वी के इक्वल हो जाएगा।
तो इसको भी याद रखना है, ये रिलेशन भी आप लोगों को याद रखना है। डन। चलो देखना ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलो भाई, न्यूमेरिकल है अगेन, किससे? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से। देखो ज़रा क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, तो करंट बताना है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा। यहाँ देखते हैं, ये रहा करंट पूछ रहा है। पहली चीज़ क्या लगा है, इधर एक सेल लगा है, सेल का मतलब क्या है कि ये क्या है, डीसी सोर्स है। याद रखेंगे डीसी सोर्स के ऊपर क्या काम नहीं करता है, डीसी सोर्स के ऊपर कैपेसिटेंस काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस ओनली एसी सोर्स पे काम करेगा। यानी कि जो करंट इधर से आएगा वो इसमें और इसमें बटेगा, पर इससे आगे नहीं जा पाएगा, तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। क्या बच गया? इसको हटा दो, ये पूरी दोनों चीज़ें ये यहाँ से हट जाएंगी। तो क्या बचा सर्किट के अंदर? सर्किट के अंदर एक 10 ओम का ये बचा है और एक सामने 10 ओम का ये बचा है, और ये दोनों किस में आ जाएंगे? बोथ आर इन सीरीज। तो पहले क्या निकालेंगे? आर नेट। आर नेट कैसे निकलेगा? दोनों का सम करोगे, 10 + 10 कितना हो गया? 20, क्योंकि सीरीज में थे। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? इट विल बी 20 ओम। वोल्टेज हमें दे रखी है, V इक्वल टू क्या है? 10 वोल्ट है। हमें क्या चाहिए है? हम लोगों से करंट पूछा है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर। करंट किसके इक्विवेलेंट होगा? इट विल बी V बाई आर। तो V रखो 10 और R कितना है? 20। क्या देगा? 0 से 0 कैंसिल, 0.5 एम्पियर। ये रहा हमारा ऑप्शन डी, ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई क्या कहता है, साउंड से रिलेटेड। देखो साउंड से क्वेश्चन आ जाते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, तो साउंड आप लोगों को सबसे लास्ट में पढ़ना है, ये आपकी लास्ट प्रायोरिटी होगा। कहता है पिच ऑफ द साउंड। कोई हमसे अगर ये पूछ ले कि भाई ये पिच ऑफ साउंड क्या है, पिच ऑफ साउंड का मतलब होता है शार्पनेस। क्या मतलब है इसका? शार्पनेस की आवाज़ कितनी पैनी है, वो कौन बताएगा? पिच। और पिच किस पे डिपेंड करती है? तो याद रखना है पिच जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। कोई हमसे पूछे इस बारे में तो ऐसे याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो पिच भी क्या होगी? कम होगी। तो क्या कहेंगे कि भाई पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। स्पीड के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्पीड डिपेंड करती है। लाउडनेस, लाउडनेस का मतलब साउंड के केस में किससे है? इट इज़ द इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है इंटेंसिटी। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी भाई? कम होगी। डन। याद रख लेंगे इस बात को। चलो भाई देखना ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, ऐसा डिवाइस जिससे क्या मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। आंसर हम सबको पता है, इट इज़ एमीटर। वोल्टोमीटर से क्या करते हैं? इससे वोल्टेज को मेजर करते हैं। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर क्या करता है भाई? तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। मोटर क्या करती है? मोटर उल्टा करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसके अंदर? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। मेरे ख्याल से आप याद रख लेंगे, इतनी बातें भाई याद रखनी है हर किसी को, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है, अगेन इलेक्ट्रिसिटी से है, रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है, न्यूमेरिकल है। कहता है एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ L है, डायमीटर कितना है? D है, रेजिस्टेंस R है। तो हमें फॉर्मूला पता है, R किसके इक्वल होता है? रो L बाई A, अभी ऊपर बता के आया था। इसके अंदर हमें डायमीटर D दे रखा है, तो रेजिस R क्या हो जाएगा? रेडियस ये हो जाएगा। तो क्या कहेंगे कि R इक्वल टू रो, L को तो L रखा, एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू में क्या आ जाएगा? D/2 का स्क्वायर आ जाएगा भाई। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, रो L अपॉन में क्या आ गया? पाई D का स्क्वायर अपॉन 4 था, उस 4 को ऊपर भेज दिया। तो ये R किसके इक्विवेलेंट है? 4 टाइम्स ऑफ रो L अपॉन पाई D स्क्वायर। अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कहता है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, सेम मेटल की बनी होगी, सेम लेंथ होगी, बस डायमीटर डबल हो जाएगा। तो D उसके रेजिस्टेंस को R1 ले लेते हैं और उसका डायमीटर D1 लिया, किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ द डायमीटर। इस R1 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये भी क्या होगा? रो L अपॉन में पाई आर स्क्वायर। आर क्या हो जाएगा इसका? आधा, तो D स्क्वायर। तो R1 किसके इक्विवेलेंट आ गया? ये आ गया रो L पाई D स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखना क्या है, इसकी वैल्यू R1 है, तो R इक्वल टू क्या है? 4 टाइम्स ऑफ R1। हमसे R1 पूछ रहा है तो 4 को उधर भेज दिया, क्या बन गया ये? R/4। क्या होगा करेक्ट आंसर? इट विल बी अवर ऑप्शन बी। समझ गए सारे? अगर कहीं पे डाउट रह जाता है कि सर ये डाउट रह गया, तो ऐसा करना, देखो क्या करना है, इस PDF को मैं ऐसे की ऐसे टेलीग्राम के ऊपर अपलोड करवा दूंगा भाई, ठीक है। तो टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड करना,
और उसको दोबारा से एक बार सॉल्व करके देखना। कहीं दिक्कत आए, कुछ समस्या आए तो कमेंट के अंदर बताना। हम एक छोटा सा शॉर्ट बना देंगे कि इस क्वेश्चन में दिक्कत थी, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा ज़्यादा भाई, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो उस केस में क्वेश्चन बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन को दोबारा करा दो, टाइमिंग डाल देना भाई उधर कि इस टाइम पे ये जो क्वेश्चन करा रखा है इसको सर अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, दोबारा बता दो। क्या कह रहा है कि किसके ऊपर रखा है, एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर रखा है, तो हमसे पूछ रहा है फोकस के ऊपर रखा है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। याद रखना है फोकस के ऊपर रखते हैं इमेज इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज किधर बनती है, फोकस पे। हो गया भाई, खत्म। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो देखो क्या कहता है। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी हाइट से उसको फ्लोर पे ड्रॉप किया। हमें कहता है कि इनमें से कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेगी। जब हमने उसको ड्रॉप किया है तो वो क्या कर रहा है, फ्री फॉलिंग का केस है। फ्री फॉल के अंदर क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, जी कांस्टेंट रहता है। जी क्या है, इट इज़ एक्सेलरेशन। ये रहा, बात खत्म हो गई भाई। एग्ज़ाम बहुत ईजी है, हम डिफ़िकल्ट बनाते हैं क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को सीखने की जगह उनको रटना चाहते हैं। सीखो, समझो चीज़ों को। किसके बारे में बात है भाई, अपर्चर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। लेंस के अपर्चर की जब भी बात करें वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इतना ही याद रखो। तो क्या कहोगे, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ द कर्वेचर। इंडिपेंडेंट है भैया, किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। चलो देखो अब आगे। कह रहा है कि वाटर को हीट करेंगे किससे, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कहाँ से है, क्वेश्चन इज फ्रॉम एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब एनामलस बिहेवियर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर होता है कि भाई जब वाटर क्या करे, बाकी सबसे अलग तरीके से बिहेव करे। अलग कैसे बिहेव करता है कि हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, अबाउट थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की अनोमली है एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। थर्मल एक्सपेंशन ये कहता है कि अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी और ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, ये फ्लोट करेंगी भाई। वाटर ये कहता है कि वाटर का अगर टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, उल्टा है। क्यों, क्योंकि आइस का स्ट्रक्चर कैसा है, आइस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और ये कैसा हो जाता है, इट विल बी अ केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो आइस क्या करेगी, फ्लोट करेगी। और इसमें दो फैक्चुअल डाटा है। फैक्चुअल डाटा ये है कि जो वाटर है, वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और कितनी होती है तो कहेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे हैं उसने। अब कह रहा है 0 से कहाँ जाना है, वाटर को हीट करते हुए 4 डिग्री पे। 4 डिग्री पे क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी है, तो क्या कहेंगे कि डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी भाई। ऑप्शन बी क्या हुआ हमारा, करेक्ट आंसर हुआ। तो इसको याद रखना है भाई सबने। डन। बढ़े थोड़ा सा आगे। जहां आपको लगे कि भाई देखो क्या करना है, जब भी नया क्वेश्चन आता है पहले वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद एक बार देखो क्वेश्चन को, खुद से पढ़ो और फिर आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, ग्रेविटी से, फिर अगेन ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। तो कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस के ऊपर किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इट विल बी जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। एम ई क्या है, एम ई होता है मास ऑफ अर्थ भाई। क्या होता है, मास ऑफ अर्थ। आर ई क्या है, आर ई होता है रेडियस ऑफ अर्थ। डन। जी क्या है, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन सब की जब वैल्यू पुट करते थे, क्योंकि सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो ये क्या देता था 9.81। किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो मास ऑफ अर्थ और रेडियस दोनों पे। तो आंसर क्या होगा, इट विल बी ऑप्शन सी। डन भाई। और याद रह जाएगा सबको, रहना चाहिए। अगर अभी याद नहीं रखोगे तो दिक्कत आएगी भाई एग्जाम में। तो बड़े ढंग से हर एक चीज जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको अब दिमाग में बिठाते चलना है, ठीक है भाई। देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहता है, फिर वाटर हीट हो रहा है तो डेंसिटी के साथ क्या होगा, 0 से 4। 4 के ऊपर मैक्सिमम डेंसिटी, 0 से 4 जाएगा तो क्या कहोगे, डेंसिटी बढ़ेगी। तो अगेन ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा। चलो देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन है, वो फायर क्रैकर जलाता है एक क्लिफ के सामने और 5 सेकंड के बाद उसकी इको सुनाई देती है। कहता है कि अगर साउंड की स्पीड ये है तो क्लिफ का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द पर्सन। चलो भाई देखो जरा, ये क्लिफ है ऐसा मान के चलते हैं, यहाँ कहीं पे उसने क्रैकर को जलाया होगा। तो साउंड पहले इस तरीके से इधर गई होगी, फिर टकरा करके वापस आई होगी। तो ये जाने में और वापस आने में, वो लड़का यहीं खड़ा है, उसको इको सुनाई दी कितनी सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद। तो साउंड वेव पहले गई, टकराई, टकरा करके वापस आई, 5 सेकंड लगे। हमें कहता है कि भाई v कितना है, स्पीड दे रखी है 300 मीटर पर सेकंड। मैं कहता हूँ डिस्टेंस निकालो। तुमने कहा सर v इंटू टी कर देते हैं, तो तुमने कहा दिस इंटू 5 कर दिया। सर कितना आ गया भाई, 1700 मीटर आ गया। यानी कि इधर जाना और वापस आना
ये डिस्टेंस टोटल कितना है 1700, हमें एक तरफ का चाहिए है, सिर्फ एक ही तरफ का डिस्टेंस चाहिए है, क्या करेंगे इसका आधा कर देंगे, तो क्लिफ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इट विल बी 850 मीटर्स। डन भाई, याद रख लेंगे इतना। तो कभी भी इको का क्वेश्चन हो तो क्या करो, टोटल डिस्टेंस निकालो जो साउंड ने ट्रेवल किया। ये क्या निकाला है हमने, ये निकाला है इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड। बाद में क्या कर दिया, इसका आधा, क्योंकि एक ही तरफ का चाहिए इसलिए क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। चलो देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को भाई, सारे के सारे किसके बारे में बात कर रहा है, हमें कहता है अबाउट माइक्रोफोन, और किसके बारे में बात करता है, स्पीकर। इनके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है। माइक्रोफोन में हम बोलते हैं वो सिग्नल में कन्वर्ट होता है, कैसा सिग्नल है, इट इज़ अ इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो माइक में हम क्या देंगे, साउंड देंगे, तो इनपुट साउंड था, आउटपुट में क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। स्पीकर में क्या होगा, हम लोग गाना बजाएंगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे, किस में चेंज हो जाएगा, साउंड में चेंज हो जाएगा। तो माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू मैकेनिकल सिग्नल, नहीं भाई माइक्रोफोन मैकेनिकल नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो सेकंड सही है, सेकंड सही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप ही हट गए। आगे आ जाओ, स्पीकर क्या करता है, मैकेनिकल सिग्नल को साउंड में, नहीं भाई मैकेनिकल सिग्नल नहीं होता, इट वाज ऑलवेज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो फोर्थ सही है, क्या कहेंगे, करेक्ट आंसर विल बी 2 and 4। डन, याद रख लेंगे। कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके तुम्हें पता होना चाहिए कि फंक्शनिंग क्या होती है, जैसे मोटर पता हो कैसे काम करता है, जनरेटर पता हो, ट्रांसफार्मर पता करना है कि किस तरीके से काम करता है। डन, चलो देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। यहाँ देखो क्या कह रहा है, अगेन इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है भाई। तो न्यूमेरिकल तो भाई भर भर के आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट 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 चैप्टर है भाई। चलो देखो क्या कहा उसने, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर कितनी है, 100 वॉट है। तो पावर ऑफ द बल्ब 100 वॉट है भाई, इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स अ डे, कितने घंटे यूज होता है, 10 घंटे यूज होता है। कितनी यूनिट निकालेगा, कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा एनर्जी की 3 दिन के अंदर। तो कितने दिन में बताना है, 3 डेज में बताना है भाई। इधर आ जाओ, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की कोई हमसे पूछे कि कमर्शियल यूनिट क्या है, तो कमर्शियल यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी की है उसको हम कहते हैं किलोवाट आवर, कि अगर 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी को यूज़ कर लें तो क्या कहेंगे कि 1 यूनिट आएगी इलेक्ट्रिसिटी बिल की। तो पहला काम क्या है, किलोवाट आवर बनाना। तो एक दिन में कितना यूज़ करेगा, तुमने कहा सर 100 वॉट का है, 10 घंटे तक जलता है, कितना आ गया ये आ गया भाई 1000 वॉट आवर। इसको किलोवाट के लिए 1000 से कर दिया डिवाइड, क्या बन गया 1 किलोवाट आवर, यानी कि एक दिन जब चलेगा 10 घंटे तक तो 1 यूनिट निकालेगा। 3 दिन की पूछी है, इंटू 3 कितनी आ गई, 3 यूनिट। करेक्ट आंसर हो गया भाई हमारा 3 यूनिट्स। डन, याद रख पाएंगे सारे। तो अगर कभी हमसे बिल कैलकुलेट करवाए तो ऐसा करना है कि जितनी भी वॉट्स दे रखी हैं उन वॉट्स को मल्टीप्लाई करो आवर्स से, आवर्स को मल्टीप्लाई करो डेज से, और मल्टीप्लाई करो पर यूनिट का चार्ज, और क्या कर दो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000। तुम्हारा क्या आ जाएगा, सीधा सीधा बिल आ जाएगा। सिर्फ यूनिट चाहिए है तो इस चार्ज को हटा दो कि 1 यूनिट का कितना आता है, बाकी जो बच गया यहाँ वैल्यू पुट करके देखो, इसके अंदर सेम आना चाहिए आंसर। तो हमने कहा कि भाई 100 वॉट थे, 10 घंटे थे, 3 दिन थे, अपॉन में क्या करोगे 1000, सब कैंसिल, कितना आया 3 यूनिट्स भाई। ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई। डन, याद रख लेंगे सारे के सारे। चलो देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आ जाओ, पढ़ो जरा क्वेश्चन को, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ भाई। चलो भाई देखो जरा इस क्वेश्चन को देखो, क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या देता है। तो हमेशा याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर क्या पूछ ले, स्लोप पूछ ले, तो स्लोप तो क्या देता है, स्लोप देता है एक्सलरेशन को। और अगर क्या पूछ ले हमसे, अगर हमसे पूछता है एरिया, तो एरिया हमेशा क्या देगा, इट विल गिव नेट डिस्प्लेसमेंट। डन, एवरेज वेलोसिटी नहीं मिलेगा। डिस्टेंस किससे मिलता है, डिस्टेंस मिलता है स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से, और एवरेज स्पीड भी नहीं मिलती है। तो ये बातें हैं, इसको याद रखना है भाई। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि पावर ऑफ द लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब पावर ऑफ लेंस अगेन ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, पावर को किससे लिखते थे, 1/f से। ये अगर मीटर में होगा, और पावर की अगर कभी क्या पूछ ले हमसे, ऐसा यूनिट पूछ ले, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हुआ करती है, ये होती है डायोप्टर। तो ये चीज़ याद रखनी है। अगर ये किस में होता, सेंटीमीटर में होता, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता, बदल करके 100/f हो जाता।
जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर पावर क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे 100/10, इससे ये कैंसिल होगा, आंसर विल बी 10 डायोप्टर। बात खत्म हो गई भाई। तो इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। चलो देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना ज़रा क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अंदर बड़ी ही सिंपल सी चीज़ कहता है, क्या कहता है कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, एक 11 ओम का है, एक 22 ओम का है, एक 33 ओम का है। तीनों किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में। अब पैरेलल कनेक्शन की एक पहचान थी, क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर कभी ऐसा हो कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट और सबका एंड पॉइंट सेम हो, जैसे ये 3 रेजिस्टेंस हमने तैयार किए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, सबका एंडिंग पॉइंट भी सेम है, तो ये किसमें होंगे, दे आर इन पैरेलल अरेंजमेंट। अगर कभी क्या पूछे हम लोगों से आर नेट बताओ, तो 1/R नेट पहले निकालेंगे, तो ये होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ये चलता रहेगा। जो भी वैल्यू आएगी रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों तरफ, क्या मिल जाएगा, नेट रेजिस्टेंस। अब पैरेलल अरेंजमेंट के बारे में 2-4 बातें हमें याद रखनी है। क्या याद रखना है कि सबसे पहले पूछेगा कि पैरेलल अरेंजमेंट में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, तो सबसे पहले याद रखेंगे कांस्टेंट रहती है वोल्टेज। फिर पूछेगा कि वेरिएबल क्या रहता है, तो वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो करंट विल बी वेरिएबल। वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस क्या होता है, इट इज़ वोल्टोमीटर, इसको भी हमेशा किसमें ही लगाते हैं, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल, कि भाई इसको भी किस में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। तो ये 2-4 बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। इधर देखो ज़रा, इस R1 की वैल्यू को 11 ओम ले लेते हैं, R2 की वैल्यू को 22 ओम ले लिया, R3 को क्या ले लेते हैं 33 ओम, तो 1/R नेट क्या मिलेगा अपने को, तुमने कहा सर 1/11 प्लस 1/22 प्लस 1/33, एलसीएम लोगे, एलसीएम हो गया 66, सॉल्व करोगे तो ये देगा 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 11/66। आर नेट चाहिए है, दोनों तरफ क्या कर दिया रेसिप्रोकल, क्या मिला 66/11, क्या होगा ये कैंसिल होकर के 6 ओम होगा। डन हो जाएगा सबसे। चलो भाई देखो ज़रा नेक्स्ट क्या कहता है कि इंडियन डोमेस्टिक सप्लाई में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। हमारा जो लेवल है वहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज एक ही बात है। तो इंडिया में क्या पूछ रहा है कि वोल्टेज की सप्लाई कितनी आती है, तो हम सिंपली कह देंगे इट विल बी 220 वोल्ट्स। डन हो जाएगा भाई सबसे। चलो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसके बारे में है, क्वेश्चन इज अबाउट साउंड एंड लाइट वेव्स। पूछ रहे किस टाइप की वेव्स हैं। चलो देखो ज़रा, सबसे पहले साउंड वेव और फिर लाइट वेव पूछ रहा है। सबसे पहले तो याद रखना है कि साउंड वेव कैसी वेव्स होती हैं, दे आर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स होती हैं। लाइट वेव्स कैसी वेव्स होती हैं, दे आर ईएम वेव्स। ठीक है, पर ये तो इसने ऑप्शन में नहीं दिया है, इट वाज अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो याद रखना है कि जितनी भी ईएम वेव्स हैं सारी की सारी ट्रांसवर्स होती हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, साउंड वेव कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। समझो जरा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या डिफरेंस है। सपोज करो एक साउंड वेव है जो इस एयर के ट्रैप से निकलना चाहती है या इस एयर से निकलना चाहती है, तो पहले सारे के सारे पार्टिकल्स पास पास आएंगे, फिर पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे भाई, फिर से पार्टिकल्स पास पास आएंगे, फिर पार्टिकल्स क्या होगा, दूर दूर चले जाएंगे। तो इसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, इसको रेयरफेक्शन। इसे कंप्रेशन बोला, इसे रेयरफेक्शन, यानी कि पार्टिकल्स कंप्रेस होने के लिए इधर मूव किए होंगे, दूर जाने के लिए इधर मूव किए होंगे, और साउंड वेव इसी तरफ जा रही है। यानी कि जो पार्टिकल का मोशन है और जो ये वेव का मोशन है, दोनों अगर क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर कभी ऐसा हो जाए कि पार्टिकल मोशन इज परपेंडिकुलर टू वेव मोशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट कैसी वेव है, लाइट एज अ ट्रांसवर्स वेव, और साउंड कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। डन। चलो भाई देखना ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन न्यूमेरिकल है हमारे पास फ्रॉम मोशन चैप्टर। तो ये चीज़ देखो कि जो रिसेंटली हम ट्रेंड देख रहे हैं ना कि मोशन चैप्टर से क्या आ रहा है, इट वाज ऑलवेज अ न्यूमेरिकल, जब भी आएगा न्यूमेरिकल ही आएगा। क्या कहता है, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस इज सब्जेक्टेड टू ब्रेक्स, ब्रेक्स लगेंगे तो फाइनली किस पे आ जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। चलो देखो क्या कहता है, जिस स्पीड से चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसे इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक सप्लाई हुए हैं तो एक्सलरेशन की जगह क्या होगा, डी एक्सलरेशन। डी एक्सलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं और उसको माइनस के साथ लिखते हैं, तो ये आ गया एक्सलरेशन।
कहता है कार को रुकने में 2 सेकंड्स लगते हैं, बात ठीक है। हमें कह रहा है कि ये कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगी, ये चाहता है हम लोगों से। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशंस को याद करो भाई, क्या होती है? पहली तो यही है, v इक्वल टू क्या है? u प्लस ए टी है। इसमें s नहीं आता तो ये यूज़ नहीं कर सकते। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें सारी चीज़ें गिवन है, इसको यूज़ कर सकते हैं, यही यूज़ करते हैं। v क्या था? v था फाइनल वेलोसिटी, फाइनली रेस्ट में आ रही है तो इसका मतलब v को क्या लेना है? 0 मीटर पर सेकेंड। लगाओ भाई फॉर्मूला। तुमने कहा सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 2as। v की जगह 0 आएगा, u की जगह क्या लिखेंगे? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया। ये 2 इंटू माइनस 6 इंटू एस तो हमें चाहिए है। ये माइनस 144 इक्वल टू है माइनस 12 ऑफ एस। इससे ये कैंसिल, इससे क्या आएगा भाई? 12 आएगा। एस कितना आ गया? 12 मीटर। डन। ये आके आ गया हमारा डिस्टेंस आ गया। तो करेक्ट आंसर विल बी 12 मीटर्स। बोलो भाई, हो जाएगा सबसे? तुमने क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, कमेंट में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये आपने बताना है भाई। चलो देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आते हैं। अगेन क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑप्टिक्स। चलो देखो, कहता है अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, उसको पास के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। जब उसको पास के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं तो उसको कौन सी बीमारी होगी? उसको हम लोग बोलेंगे कि कौन सी बीमारी है? ही हैज़ शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस को ही क्या बोला करते हैं? मायोपिया बोलते हैं। डन। और मायोपिया के अंदर क्या होता है कि इमेज किधर बन जाती है? इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। क्या कहोगे कि मायोपिया में किधर बनी है? इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना से थोड़ा सा आगे, रेटिना के सामने बन जाती है इमेज। किस वजह से बनेगी? तो पहला तो करेक्ट है ही भाई कि एक्सेसिव कर्वेचर हो जाएगा आई लेंस का, उसकी वजह से बन सकती है। तो फर्स्ट करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है तो क्या कहेंगे कि 2 एंड 4 वाला तो नहीं होगा, ये ऑप्शन भी हट गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट देखना, आई बॉल क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, नहीं। थर्ड कहता है फोकल लेंथ ऑफ द आई इज़ टू लार्ज, नहीं, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ कहता है इट इज़ द एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये हो सकता है। तो क्या कहेंगे कि ऑप्शन सी क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि टोटल कितने डिफेक्ट्स हैं आई, ह्यूमन आई के अंदर। चलो देखो भाई क्या कहता है, कंसीडर अ जर्नी बाय अ कार रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। ये ग्राफ दे रखा है, देखो फिर से मोशन का क्वेश्चन है एंड अगेन क्वेश्चन का लेवल ग्राफ्स की तरफ जा रहा है भाई। पहले शुरुआत में सिंपल क्वेश्चन था, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालने वाला। अभी क्वेश्चन और बढ़ रहा है, तो क्वेश्चंस का ना लेवल हर साल क्या हो रहा है? थोड़ा 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 करके अपग्रेड होता जा रहा है। तो आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि अगर पेपर थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलो देखो क्या कहता है। डिस्टेंस दे रखा है, एक तरफ टाइम दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसके बारे में बताता है? स्पीड के बारे में बताता है भाई। और स्लोप की एक कहानी है। कहानी क्या है कि स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। और टेन एक फंक्शन, ऐसा फंक्शन है जिसमें थीटा बढ़ेगा तो टेन बढ़ेगा। तो क्या कहेंगे? उससे स्लोप भी बढ़ेगा। स्लोप बढ़ेगा तो क्या कहेंगे कि स्पीड ज़्यादा मिलेगी। तो हमें सिर्फ क्या देखना है कि एंगल देखो। जैसे ये एंगल है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, ये एक एंगल होगा। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे तो ये एक एंगल होगा। जहाँ एंगल ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, जहाँ एंगल कम होगा वहाँ स्पीड क्या होगी? कम होगी। इसको थीटा ए ले लेते हैं भाई, इसको थीटा बी ले लेते हैं और इसको क्या बोल देते हैं? थीटा सी। तो साफ दिख रहा है थीटा बी क्या है? ज़्यादा है किससे? थीटा ए से। और सबसे कम क्या है? थीटा सी। तो क्या कहेंगे कि वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट सी। देखो ज़रा कहाँ मिल रहा है? ये रहा, मिल गया अपने को। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो भाई देखना ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉनकेव मिरर है, कर्वेचर का रेडियस यानी कि आर ये दे रखा है 50 सेंटीमीटर। आर 50 है तो फोकल लेंथ क्या होती है? आर बाई टू। क्या लिखेंगे? 50 बाई टू कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। कहता है एन ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ही क्या था? फोकल था, तो फोकस पे ही रख दिया इमेज भाई। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया है? फोकस पे। हमसे पूछ रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी। क्या कहेंगे भाई? फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी। तो आंसर हो गया एट इन्फिनिटी। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था हमारे पास। तो इमेज फॉर्मेशन तो पढ़ के ही जाना भाई, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, पढ़ के जाना एग्जाम में। चलो देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार।
क्या कह रहा है, देखना जरा भाई सारे कि क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है मून इज ब्रॉट क्लोजर टू अर्थ, कि मून को कहाँ लेके आ जाओ, अर्थ के पास लेके आओ, कि सच दैट अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, अभी के डिस्टेंस के आधा हो जाए। देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। चलो इधर आओ। हमने कहा कि ये अर्थ है भाई और ये मून है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, ये मून, ये अर्थ है और ये क्या है भाई, मून है। तो क्या लिखेंगे, एफ इज इजिकल टू जी मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई में मास ऑफ मून अपॉन में क्या आएगा, आर स्क्वायर। ये पहले इक्वेशन। अब हमें वो कहता है, क्या बोलता है कि इसको आधा कर दो, आर को आर बाई टू कर दो। चलो देखो, अब जो फोर्स बनेगी वो होगी जी एम ई इंटू एम एम अपॉन में आर बाई टू का स्क्वायर। ये आर बाई टू का स्क्वायर क्या देगा, आर स्क्वायर बाई फोर देगा। फोर को ऊपर भेज दो तो एफ वन किसके इक्वल आएगा, फोर जी एम ई अपॉन एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये वाली क्या थी, ये पहले की फोर्स थी, इसकी जगह क्या रख देंगे, एफ। तो एफ वन किसके इक्वल होगा, फोर टाइम्स ऑफ एफ। क्या कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ओरिजिनल का कितना हो जाएगी, फोर टाइम्स हो जाएगी भाई। ये रहा ऑप्शन डी। चलो हो जाएगा सबसे, बताएं कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को। अगर कहीं पे भी डाउट रहता है भाई कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन में आप पिन कर देना कमेंट को, देन उसके ऊपर एक शॉर्ट बना करके उसको समझा देंगे अगर कहीं भी डाउट रह जाता है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिक बूम इज प्रोड्यूस्ड। कोई पूछे सोनिक बूम क्या होता है, तो सोनिक बूम होता है जब कोई चीज़ किससे चलती है, साउंड की स्पीड से ज़्यादा से चलती है, तो उसकी वजह से शॉक वेव्स जनरेट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सोनिक बूम। तो किससे चलेगा, तो साउंड ऑफ स्पीड की साउंड से क्या होगा, ज़्यादा से चलेगा। बस भाई हो गया, इतनी सी बात थी, इसको याद रखना है। नेक्स्ट भाई पेंडुलम का केस दे रखा है। क्या कहता है कि भाई द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ पेंडुलम एट डिफरेंट पोजीशन विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। किसके रिगार्डिंग है, इट वाज रिगार्डिंग द पोटेंशियल एनर्जी। चलो भाई देखना जरा, जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट T है इनको बोला करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। पॉइंट R क्या है, ये तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देखे, पेंडुलम का क्वेश्चन देखे, तो पेंडुलम के अंदर F क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। मतलब जितना दूर होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। इसको ऐसे समझो कि जितना एक्सट्रीम पे होगा वहाँ पे क्या मिलेगी, हमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और आर के ऊपर क्या मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिलेगी भाई। डन। तो क्या कहता है कि पेंडुलम हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एट पी एंड टी, ये तो गलत है, यहाँ पे तो मैक्सिमम है। नेक्स्ट कहता है कि भाई पेंडुलम हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू एंड एस, क्यू एंड एस पे आर से ज़्यादा होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट आर, ये सही है भाई, सेम तो कभी नहीं होगी। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। डन, याद रख पाएंगे इतनी बातों को। तो ये क्वेश्चन किससे है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एसएचएम। ये एक ही क्वेश्चन दिखा है एसएचएम का हमें, तो हम ये कह सकते हैं कि इट वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, बट फिर भी आप नज़र मार के जाएं, छोड़ के कुछ ना जाएं। चलो देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि इनमें से किसके अंदर साउंड की स्पीड मैक्सिमम होगी। तो हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर देखो, ऑक्सीजन के अंदर क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो इसमें सबसे कम होगी। इससे पास पास पार्टिकल्स किस में मिलेंगे हमें, वाटर के अंदर, तो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी किस में, वाटर में। इससे ज़्यादा ग्लास में होगी, और सबसे ज़्यादा किस में होगी भाई, स्टेनलेस स्टील में। चलो देखो आगे। कहता है एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर एंटर कर जाता है, किस वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ। ऐसी फोर्सेस को जो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर लगती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इसके अंदर एक फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं लोरेंज्ड फोर्स। वो लोरेंज्ड फोर्स है कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। डन भाई। ये साइन थीटा किसके लिए है, V और B के लिए है, कि वेलोसिटी में और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या एंगल बना हुआ है।
तो जैसे जैसे ये साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, क्या कहेंगे कि जैसे जैसे साइन थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे एफ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इधर आते हैं, एफ इज मैक्सिमम व्हेन बोथ आर पैरेलल। पैरेलल होने का मतलब होता है थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, और हमें पता है साइन 0 क्या है, 0 है। तो क्या कहेंगे कि एफ क्या आएगा, 0 आएगा। कहता है मैक्सिमम होगा जब दोनों एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल का मतलब थीटा 180 डिग्री। फिर कहेंगे कि साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो वापस से एफ फिर से क्या हो जाएगा, 0। फिर कहता है कि वी एंड बी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, थीटा 90 हो गया, तो साइन कितना हो गया, 90 डिग्री, और इसने मैक्सिमम वैल्यू 1 दे दी अपनी। तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे फोर्स भी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। ये कह रहा है, ये आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा। डन हो जाएगा सबसे, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक। चलो देखना ज़रा, अगेन क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑप्टिक्स। रिफ्रैक्शन का है ये क्वेश्चन, पहले भी आया है तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, क्योंकि ऑप्शंस को लिखने का तरीका बदल गया है। क्या कह रहा है कि लाइट बीम रेयर टू कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम। क्या बताया था, जब भी लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएंगी भाई, रेयर टू डेंसर मीडियम। तो डेंसर में जाएगी सबसे पहले तो स्लो हो जाएगी, और फिर यह बेंड होगी। बेंड किधर होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। तो लाइट बीम रेयर टू डेंसर जाएगी तो स्लो डाउन होगी और बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। बाकी को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इधर आएगा, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। 1 2 एंड 3 के लिए कंफर्म है हम लोग, 1 2 एंड 3, तो इसमें 1 नहीं है, इसमें ये नहीं है। फोर्थ भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो सब एटॉमिक पार्टिकल, तो ऑप्शन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है कि इनमें से कौन सा एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। तो सबसे पहले तो रुक करके क्या बताओगे, कमेंट में बताओ कि व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। वीडियो को पॉज करो और क्या बताओ कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं। चलो भाई देखना ज़रा, क्या कहता है, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कोई हमसे पूछे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये वो मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं दैट आर, जिनका जो दे आर हाईली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, कि ऐसे सब्सटेंस जिनको क्या करे, एक मैग्नेट हाईली अट्रैक्ट करे। डन। हमसे क्या पूछा है, नॉट पूछा है, तो आंसर हमें दिख रहा है साफ साफ कि इट विल बी सिल्वर। डन। चलो देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है एक्सरेज को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि इंस्पेक्ट द वेल्डेड जॉइंट्स। वेल्डेड जॉइंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए इसको यूज़ करते ही करते हैं। ये एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इवन एक्सरेज को किस में भी यूज़ करते हैं, अलार्म सिस्टम्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई हमसे पूछे कि एक्सरेज किस चीज़ में यूज़ होते हैं, तो हम कहेंगे कि अगर हमें किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता करना है, उसके लिए भी हम लोग किसको यूज़ करते हैं, एक्सरेज को यूज़ करते हैं। इवन अगर हमें पता करना है कि डायमंड असली है या नहीं है, उसके लिए भी किसको यूज़ करा करते हैं, एक्सरेज को यूज़ करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गई, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। देखो सिर्फ एक्सरेज से क्वेश्चन नहीं बनता है, आप जितनी भी ईएम वेव्स हैं, सारी की सारी ईएम वेव्स के यूजेस आपको पता होने चाहिए। डन। चलो देखना ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है हीट ट्रांसफ़र किससे होगा, वाया कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है, तो यहाँ समझो, जैसे सपोज करो ये हमने एक बाल्टी ले ली, बाल्टी के अंदर एक रॉड डाल दी है, इमर्शन रॉड है हमारे पास, वो हमने डाल दी इसके अंदर। अब जब हीट ट्रांसफ़र की बात करता है वाया कन्वेक्शन, तो ये पानी की भरी हुई है भाई। देखो क्या होगा, तुमने कहा सर ये वाले हिस्से से पानी गर्म होगा, जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके आसपास गर्म होंगे, ये क्या होगा, थर्मली एक्सपेंड होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होगी तो ये पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे। ऊपर कैसे थे, कोल्ड पार्टिकल्स थे, कोल्ड पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। फिर वो हीट होंगे, वो ऊपर चले जाएंगे, फिर ठंडे पार्टिकल नीचे आ जाएंगे। ये जो तरीका है, जब इस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र हो, इनको क्या बोला करते हैं हम लोग, इनको बोला करते हैं कन्वेक्शन करंट्स। क्या बोलते हैं भाई इनको, कन्वेक्शन करंट्स। डन। जब हीट ट्रांसफ़र इससे होगा, और ऐसा कन्वेक्शन करंट्स किस में बनेंगे, या तो लिक्विड्स के अंदर बनते हैं या फिर गैसेस के अंदर बनते हैं। डन। हीट ट्रांसफ़र, हीटिंग ऑफ फूड इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में क्या चलेगी, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो ये तो रेडिएशन से होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। फीलिंग द वार्मथ ऑफ द सन, ये भी रेडिएशन से होगा। हीटिंग अ ब्रास रोड, ब्रास रोड है, कंडक्टर है, तो ये कंडक्शन से होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या बचा, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ पॉट ऑन अ गैस स्टोव, इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी कन्वेक्शन। याद रख लेंगे भाई सबको,
याद रखना है। हमसे पूछता है कि कौन से फिनोमेना होते हैं एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जब फॉर्मेशन होती है किसकी, रेनबो की। अब रेनबो फॉर्मेशन किसकी वजह से होगी, सबसे पहले तो इसके अंदर क्या कंपलसरी है, इट इज़ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन किसका रिजल्ट होता है, तो ये रिफ्रैक्शन का रिजल्ट होता है। इसके बाद लाइट जब इसके अंदर एंटर करेगी तो पहले यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, फिर ऐसे मूव करेगी, इधर TIR होगा, यहाँ से लाइट बाहर निकलेगी, यहाँ डिस्पर्जन होगा। तो TIR है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्जन है। कोई हमसे पूछ रहा था कि सिंगल रिफ्रैक्शन होता है, नहीं। कहता है कि एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, नहीं। होता है पर अकेले इसकी वजह से नहीं होता है। 2 TIR होते हैं, 2 TIR हो सकते हैं अगर सेकेंडरी रेनबो की फॉर्मेशन है। हम कहेंगे कि दोनों ही चीज़ें होती हैं, रिफ्रैक्शन भी होता है और TIR भी होता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ओजोन लेयर, ओजोन होल की बात कर रहा है। ओजोन होल किसकी वजह से होता है, तो ये हर किसी को आता है। इट वाज समवेयर रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आप इसको डीपली पढ़ा होगा आपने। आंसर हर किसी को पता है इसका, किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू द CFCs। चलो भाई, देखो क्या कहता है कि एयरक्राफ्ट के जो टायर्स हैं वो कंडक्टिंग होते हैं नेचर में। क्यों होता है ऐसा, ये हमसे पूछना चाहता है। सोचो जरा, बताओ कि ऐसा क्यों होता होगा। क्या ऐसा सिर्फ लाइटनिंग के दौरान हुए चार्ज डिपोजिशन को अर्थ के ऊपर लेके आने के लिए है? प्योरली ये चीज़ तो नहीं है भाई। दे ट्रांसफर ड्यू टू द इन फ्लाइट ऑपरेशंस, ये तो नहीं ही होगा। फॉर प्रिवेंटिंग स्पार्क व्हेन दे, ये भी नहीं होगा। क्या बचा, ये बचा। देखो जब भी हम किसी चीज़ को रब करते हैं, एक सरफेस दूसरे सबसे सरफेस से रब होता है। आइदर इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे या इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूज होते हैं। ये हमें पता है सबको। क्या बोलते थे इसको, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोला करते थे। डन। तो जब वो लगातार एयर के पार्टिकल से रब होंगे तो कुछ ना कुछ तो चार्ज एक्यूमुलेट होगा ही होगा। जैसे ही टच करेगा उसका अर्थ पे जाना कंपलसरी है। डन। तो ऑप्शन बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन नेचर। हम ऐसा कहेंगे कि ऑप्शन बी क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट देखो, किसकी बात कर रहा है, प्रेस बायोपिया। कोई हमसे पूछे प्रेस बायोपिया क्या है, तो ये ऐसा डिफेक्ट है जो किसके साथ होता है, ओल्ड एज के साथ होता है। ना तो इसमें पास का दिखता है, ना ही इसमें दूर का दिखाई देता है। जो नज़र वीक हो जाती है बूढ़े लोगों की, तो वो दोनों तरीके के लेंसेज यूज़ करते हैं। जब किसी को मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाएं, उसको क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। किससे करेक्ट करते हैं, बाइफोकल लेंसेज से करेक्ट करते हैं। तो थर्ड तो करेक्ट है ही, ओल्ड एज के साथ होता है। दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश द कलर्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसमें होगा, इसको यूज़ करेंगे किसके अंदर, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर। तो 1 हटा दो, 1 हटेगा, ये हो गया। 2 एंड 3 करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। बढ़े आगे। चलो देखो क्या कहता है कि एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 300 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 300 हर्ट्ज। ट्रेवलिंग इन अननोन मीडियम, इट्स वेवलेंथ इज नॉट नोन। वेवलेंथ को लैम्डा ही कंसीडर कर लेते हैं। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू 150 टाइम ऑफ लैम्डा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, ये करेगी। टाइम पूछ रहा है हमसे, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कैसे आती है, एफ इंटू लेमडा से आती है। तो स्पीड निकाली, क्या हो गई, 300 इंटू लेमडा, तो यह आ गया 300 लेमडा। डिस्टेंस पता है, वी पता है, वैल्यू रखो भाई। डिस्टेंस है 150 लेमडा, अपॉन में क्या आ गया 300 लेमडा। लेमडा से लेमडा कैंसिल होगा, ये 1/2 हो गया, कितना आया 0.5 सेकेंड्स। डन हो जाएगा हर किसी से। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या। जहाँ भी आपको ये लगता है कि सर ये क्वेश्चन एक बार ना बहुत अच्छे से आपको बताना चाहिए, कि इसमें थोड़ा सा डाउट रह जाता है हमारा, उसको आप कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे भाई सब लोग, ठीक है। और जहाँ भी आपको डाउट आएगा मैं उसका अलग से शॉर्ट बनाऊंगा और उसका लिंक आपके कमेंट के अंदर डलवाएंगे, ठीक है भाई। कहता है इफ़ योर इमेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट, इमेज हमेशा इरेक्ट है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, मिरर विल बी। देखो भाई हमेशा इरेक्ट, एक तो प्लेन मिरर बनाता है। अब प्लेन मिरर में डिस्टेंस के साथ थोड़ा सा साइज में वेरिएशन आता है। हमें कहता है कि नो मैटर वेयर यू स्टैंड, तो प्लेन तो होगा। डन। कॉन्वेक्स के अंदर कभी रियल बनती थी, कभी क्या बनती थी हमारी, रियल तो बनती नहीं थी कॉन्वेक्स में। कॉन्केव के अंदर रियल बनती थी। 5 केस में रियल बनती थी, एक केस के अंदर कैसी बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना करती थी। तो बी नहीं होगा, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। याद रखना है, हमेशा ही याद रखना है कि किसकी डायरेक्शन चाहिए है, मैग्नेटिक फील्ड की, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। भाई एक बार सारे के सारे इन तीनों रूल्स को पढ़ लेना। इन रूल्स की डेफिनेशन आप लोगों को पता हो कि कौन सा रूल क्या बताता है। फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट तो बहुत इजी है, राइट हैंड थंब भी रूल है। हुंड्स रूल इज समवेयर रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
चलो भाई देखो क्या कहता है, एक मोटरसाइकिल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है 5। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा किससे लिखते थे, यू से। यू हो गया 5 मीटर पर सेकंड। फिर कहता है 3 सेकंड के बाद टाइम हो गया 3 सेकंड्स। फाइनल वेलोसिटी क्या है 7 मीटर पर सेकंड। हमें कहता है कि इतने टाइम में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज़ करोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज़ कर सकते हो। हमारे पास वी यू ए नहीं है, ए कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन थी। वैल्यू रखो 7 इक्वल टू 5 प्लस ए इंटू 3, ये उधर जाएगा 2 होगा। 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए क्या आ गया 2/3। डन हो जाएगा सबसे। अब एस चाहिए है, वैल्यू रख दो, क्या था 5 इंटू 3 प्लस में हाफ, ए कितना है 2/3, टी कितना था 3 इंटू 3 टी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एस इक्वल टू क्या आया 15 प्लस में 3, क्या होगा आंसर 18 मीटर। हो जाएगा सबसे। बोले कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को। अगेन मोशन से जब भी क्वेश्चन आ रहा है भाई, बड़े ध्यान से समझ लो इस चीज़ को, मोशन से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। अब मोशन के न्यूमेरिकल आप लोगों को करने हैं, उसके लिए न्यूमेरिकल के लिए सीधी सी बात है, अगर आपको थ्योरी आती है पूरी की पूरी, न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएंगे, उसके लिए टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो भाई देखो जरा आगे बढ़ते हैं। कहता है मिनिमम पावर बतानी है टू लिफ्ट अ मास ऑफ दिस वर्टिकल डिस्टेंस 8 मीटर कवर करना है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। क्या पूछ रहा है हम लोगों से, पावर पूछ रहा है। पावर किसके इक्वल होता है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम। पहले क्या चाहिए है, वर्क डन। टाइम हमें पता है ये 10 होगा, वर्क डन की वैल्यू को ऊपर रख देंगे। अब वर्क डन क्या हुआ करता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्टिकल मास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें 50 kg। तो पहले फोर्स लगाएंगे, फोर्स क्या होगी, वेट होगा, क्योंकि वर्टिकली करना है हमने, तो फोर्स की जगह वेट आएगा। वेट क्या हो गया mg, इनटू में क्या आ जाएगा s आ जाएगा। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मास कितना था 50 था, g 10 लेना है, और s कितना दे रखा है हमें, कितना डिस्टेंस चलना है 8 मीटर। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 8, यानी कि 4000 जूल। वर्क कितना आ गया 4000 जूल, वर्क वैल्यू आ गई। तो इसको इधर रख दोगे 4000 को, जीरो से जीरो होगा, कितना हो गया 400 वाट। आंसर हुआ तुम्हारा। तो वर्क पावर एनर्जी का हमने पहला क्वेश्चन देखा है, इससे पहले वर्क पावर एंड एनर्जी का क्वेश्चन नहीं आया है। फिर भी इसने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जिसमें वर्क भी आ गया, जिसमें पावर भी आ गई, और एनर्जी के ऊपर पहले क्वेश्चन हमने देखे हैं कि कौन सी चीज़ से कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। डन भाई, हो जाएगा सबसे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, नॉट करेक्ट, ग्रेविटेशन यूज कर रहा है कि ग्रेविटेशन के बारे में ही है। चलो देखो ग्रेविटेशन के बारे में है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, सारी बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, सही है, स्टेटमेंट एकदम सही है। पूछा क्या है हमसे, नॉट करेक्ट पूछा है। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो, पता है हमें, इट इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। मास एंड वेट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट, यस, मास केजी में होता है, वेट फोर्स है न्यूटन में होता है, ये भी करेक्ट है। ये आंसर बच गया, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज फ्रॉम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन एक दूसरे को फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं भाई। डन, ये चीज याद रखनी है। करेक्ट आंसर क्या है, इट विल बी ऑप्शन बी। चलो जरा देखना भाई सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बॉडी फ्लोट करती है एक लिक्विड के अंदर जब इसका वेट बॉइंट फोर्स और इसका वेट इक्वल हो, लेस देन हो। देखो डी तो आंसर होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होगा। अगर बॉइंट फोर्स ज़्यादा है वेट से तो यह थोड़ा सा राइज करेगी और फिर फ्लोट करेगी, पहले राइज करेगी फिर फ्लोट करेगी। लेस देन वेट है, इमर्स हो जाएगी, डूब जाएगी। अगर बॉइंट फेस वेट के इक्वल है तो फ्लोट करेगी भाई। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है, हो जाएगा भाई सबसे। अब ये किससे है, ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से, यहाँ से क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। डन, चलो भाई देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक मेटलिक स्फीयर है जिसका मास क्या है 1 kg, एम आ गया 1 kg। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम है 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर क्यूब। इसको पानी के अंदर इमर्स कर दिया है। क्या पूछ रहा है, बॉइंट फोर्स पूछ रहा है। बॉइंट फोर्स अगर कोई हमसे पूछे तो याद रखना है आगे के लिए, रो इंटू वी इंटू जी। रो क्या है, इट इज़ द डेंसिटी। जिस लिक्विड के अंदर डाला उसकी डेंसिटी, वाटर के अंदर डाला था डेंसिटी थी 1000 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या था 2 इंटू 10 की पावर -4। और फिर क्या कहता है हमें, जी की वैल्यू इसने बोला है कितनी लेनी है 10, तो इंटू में क्या आ जाएगा 10। कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को, तो इसको तुम ये लिख सकते हो कि ये 10 की पावर 4
इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4 है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2 न्यूटन। फोर्स आ गई कितनी, 2 न्यूटन बॉइंट फोर्स तैयार है हमारे पास। ये होगा हमारा आंसर। चलो भाई देखना ज़रा क्या कहता है। एक बल्ब है जिसकी रेटिंग कितनी है, 60 वॉट है 220 वोल्ट के ऊपर। कहता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 110 वॉट हो जाए, तो अब पावर डिसिपिएशन बताना है। भाई पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। आई की जगह क्या रख देते हैं, वी आर रख देते हैं, तो वी स्क्वायर बाय आर। आर इस बल्ब के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पहली जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके साथ, V1 के स्क्वायर के साथ। अगर ये चेंज होती है तो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V2 के साथ। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें P2 की वैल्यू चाहिए है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, P1 बाय P2 किसके इक्वल होगा, V1 बाय V2 का स्क्वायर इसके इक्वल होगा। V1 V2 हमें पता है, पहली पावर भी पता है, इट विल बी 60 वॉट। फिर ये आया P2, V1 कितना है 220 वॉट है, 110 वॉट के ऊपर पूछा है। कैंसिल करोगे ये 2 देगा, तो 60 वॉट किसके इक्वल होगा, P2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से P2 निकाल लिया, क्या आया 60/4 यानी कि 15 वाट्स। ये आंसर होगा। ये रहा तुम्हारा ऑप्शन सी। हो जाएगा सबसे। मेरे हिसाब से बातें आप लोगों को सबको समझ आ गई हैं। आगे बढ़े, हो जाएगा भाई सबसे। देखो अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। अब आपको ये छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि अभी जो आपका एग्जाम है वो थ्योरी से ज़्यादा थोड़ा सा फोकस कर रहा है किसकी तरफ, न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो भैया न्यूमेरिकल्स को एटलीस्ट PYQ आप लोग करके जाएं, ढंग से करके जाएं। वो फोर्स पूछ रहा है हम लोगों से जिससे एक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अर्थ जिससे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। तो मास तो नहीं होता है भाई, डेंसिटी भी नहीं होता है, मैग्नीट्यूड भी नहीं होता है, ये तो बेकार के ऑप्शन हैं। क्या बच गया, वेट, क्योंकि वेट अकेली क्या है, एक फोर्स है। सिंपल, ज़्यादा दिमाग लगाओ ही मत। हो गया काम हमारा, समझ गए भाई। हो जाएगा, वेट इज रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप में पूछ रहा है कौन सा लेंस होता है, तो रट्टा याद रखो, कन्वर्जिंग लेंस। प्लेन किस में यूज होता है बताना, प्लेन मिरर किस में यूज होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस इंस्ट्रूमेंट में प्लेन मिरर को यूज करते हैं। चलो, मायोपिया के बारे में पूछ रहा है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है। तो तुम सबको पता है मायोपिया में पास की चीजें दिखती हैं, जो चीजें दिखती हैं वही नाम होता है, इट इज नियर साइटेडनेस। फार साइटेडनेस क्या है, इट इज हाइपरमेट्रोपिया। कैटरेक्ट क्या है, एक व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन बन जाती है आई लेंस के ऊपर। प्रेस बायोपिया में ये दोनों ही दिक्कतें होती हैं। प्रेस बायोपिया इज मिक्सचर ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। डन। चलो भाई देखना जरा क्या कहता है। एक कार है, टोटल एल डिस्टेंस को कवर करेगी, उसके आधे को किससे कवर करेगी, स्पीड V1 से, और आधे को किससे कवर करेगी, स्पीड V2 से। कहता है एवरेज स्पीड बताओ। कोई अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो उसको सिंपली यही बताना है कि एवरेज स्पीड हुआ करती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को जब टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो उससे क्या निकल के आती है, एवरेज स्पीड निकल करके आती है। और जब सेम डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस किसी और से यूज हो और आधा डिस्टेंस किसी और चीज से होगा, देखो इस तरीके से एक छोटा सा फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कि एक बंदा है, वो यहाँ से यहाँ तक एक्स की स्पीड से जाता है और यहीं से वापस आता है एक्स की स्पीड से। तो इस पूरी जर्नी में, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है, इस पूरी जर्नी में अगर हमसे एवरेज स्पीड पूछे तो ये क्या हुआ करती थी, ये होती थी 2xy अपॉन x प्लस वाई। हमें क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस L चलना है, आधा V1 से चला और आधा किससे चला, V2 से। तो इसके लिए L/2 होगा, इसके लिए भी L/2 होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो एवरेज स्पीड यही होगी, x की जगह V1 V2 रख दोगे, क्या आएगा 2V1 इंटू V2 अपॉन में क्या है भाई, V1 प्लस V2। ये आंसर हुआ तुम्हारा, ये रहा। डन। हो जाएगा क्या, चलो भाई देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, ये तुम्हें अभी बोला है कि ये तीनों रूल तो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं भाई, ये तीनों रूल तुमने पढ़ने हैं। हमें क्या कहता है कि डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। किससे पता चलती है, इट इज ड्यू टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। होता क्या है, किस तरीके से है, इस वीडियो के बाद आपने क्या करना है, एक बार पूरी की पूरी मैराथन वीडियो देख लेनी है। जो पूरी मैराथन वीडियो आएगी फिजिक्स की, उसमें ये हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे भाई। आपके लिए ये हर एक चीज़ हमने एक्सप्लेन कर रखी है। अभी
इसको एज सिर्फ ये पर्पज से पढ़ो कि तुम्हें ये पता चले कि भैया क्या क्या पूछता है एग्जामिनर। चलो देखो जरा, कहता है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड इफ, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करना है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो क्या लिख सकते हो कि dp बाई dt ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम है। चेंज इन मोमेंटम विद टाइम क्या है, जीरो है। चेंज इन मोमेंटम विद टाइम न्यूटन सेकंड लॉ में क्या होता है, फोर्स। फोर्स क्या हो गई भाई, जीरो। जब हम कहेंगे कि अगर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। डन भाई, हो जाएगा इतना। चलो आगे, कहता है एक स्टोन है, एक स्ट्रिंग के साथ है, उसको घुमा रहे हैं सर्कल में, वर्क डन क्या होगा। अब जब सर्कल में घुमा रहे हैं तो क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, तो आंसर होगा जीरो। ये फिर से वही क्वेश्चन है, क्या कहेंगे, जीरो होगा भाई। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई सारे। चलो भाई देखना जरा सारे के सारे लोग, इधर आ जाओ। क्वेश्चन फिर से वर्क पावर एनर्जी से है। यहाँ से पहले क्वेश्चन नहीं आया करते थे भाई, अब क्वेश्चन आने लगे हैं, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कहता है कि ए जो बंदा है वो 500 जूल वर्क करता है कितने टाइम में, x मिनट्स में। ए क्या करता है, इतना काम करता है, तो क्या कहता है कि इसकी जो पावर है वो P1 है। अब पावर किसके इक्वल होती है, इट विल बी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो P1 क्या आ जाएगा, तुमने कहा सर 500 जूल अपॉन x आ जाएगा, ये P1 आ गया। कहता है B जो है वो 1000, P2, B का पावर क्या है, P2 है, और वो 1000 जूल करता है कितनी देर में, 20 मिनट में। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये क्या आ गया, ये आ गया 50 जूल। P2 क्या है, 50 जूल है। ये वाली इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है भाई कि P1 क्या दे रखा है, ट्वाइस ऑफ P2। P1 कितना था हमारा, 500 बाई एक्स था, किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ P2, 2 इंटू 50। इससे ये सीधा सीधा 10, इससे ये 5, यहाँ 1 आ गया, x कितना आ गया भाई, 5 मिनट। आंसर हुआ तुम्हारा ऑप्शन बी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो कुछ नहीं करना था, पावर को कंपेयर करना था, चीज़ें गिवन थी सारी की सारी। आगे देखें ज़रा, क्या कहता है, हमें कहता है कि एक साउंड वेव है, किस स्पीड से चल रही है, इस स्पीड से चल रही है, तो v हो गया 330 मीटर पर सेकेंड। क्या प्रोड्यूस करती है, 20 क्रस्ट और 20 ट्रफ प्रोड्यूस करती है 0.1 सेकेंड में। ओके, 20 क्रस्ट 20 ट्रफ का मतलब क्या है कि 20 साइकिल आई, 20 साइकिल्स कितने टाइम में, टाइम दे रखा है 0.1 सेकेंड। हमसे वेवलेंथ पूछ रहा है, क्या करेंगे, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा है, हम f फाइंड करेंगे, लेमडा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। चलो देखो, 20 साइकिल आई 0.1 सेकेंड में, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी साइकिल आएंगी, तो एक सेकेंड में आएंगी 20 अपॉन 0.1। पॉइंट को हटाने के लिए इंटू 10 कर दिया, ये हट गया, क्या आ गया, ये 200। फ्रीक्वेंसी किस में होती है, हर्ट्स में, तो फ्रीक्वेंसी तैयार 200 हर्ट्स। ये किसके इक्वल होगी, 330 इज इक्वल टू 220 इंटू लेमडा। बाई लेमडा चाहिए है, लेमडा कितना हो गया, 330 अपॉन 200 था भाई, 220 नहीं था, 200। जीरो से जीरो कैंसिल हुई, सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये देगा, ये हो जाएगा कितना भाई, 10, ये हो जाएगा 16, 5, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया था, 2 बचा था, 2 से काटा 1.65, ठीक है, 10 बचा था तो 1.65 हो गया, हो जाएगा सबसे, तो आंसर हुआ 1.65 मीटर, आंसर होगा तुम्हारा। डन भाई। तो क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से न्यूमेरिकल्स की तरफ शिफ्ट होने शुरू हो गए हैं, फिर भी व्हेन इट कम्स टू थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, सारी चीज़ों की थ्योरी पढ़ लो भाई, थ्योरी पढ़ लो, न्यूमेरिकल एक दो आता रहता है। कहता है एक्सरे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, एक्सरे किसी से डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, तो याद रखना है कि ऑल ईएम वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और बाय मैग्नेटिक फील्ड, ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं, ना ही किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, बिकॉज दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज पार्टिकल्स। अगर कोई चीज़ चार्ज पार्टिकल कैरी कर रही है फिर हम कहेंगे कि वो डिफ्लेक्ट हो सकती है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कहता है ऑब्जेक्टिव और आईपीस यूज होंगे कौन से, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होगा, लाइट बहुत दूर से आ रही होगी, बहुत सारी लाइट को इकट्ठा करना है, तो कन्वर्ट करना है, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी कि दोनों ही लेंसेज में कैसे होते हैं, कन्वर्जेंट हुआ कन्वर्जेंट होते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से है, इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, कौन सा रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेन डी ग्राफ जनरेटर्स,
जनरेटर है तो क्या जनरेट करेगा? करंट जनरेट करेगा। तो पहली चीज़ ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। वेन डी ग्राफ जनरेटर कौन सा करंट जनरेट करता है? तो वो डायरेक्ट करंट जनरेट करता है। ऑप्शन डी क्या है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। डन भाई, हो जाएगा सबसे। ये छोटी छोटी चीज़ें थी फिजिक्स के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है भाई। ये जो पीडीएफ है इसको मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा। कहाँ मिलेगा भाई? आपको जाना है टेलीग्राम के ऊपर, आपने सर्च करना है द लक्ष्य अकेडमी। आप सर्च करेंगे द लक्ष्य अकेडमी, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब मेरी एक छोटी सी सलाह है आप लोगों को कि ये सब पढ़ने के बाद क्या पढ़ें कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज करना है। रिवीजन के लिए हम लोग आपके लिए हर चीज़ की मैराथन क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है। कोशिश ये रहेगी कि सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको करा पाए। डन। जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि सर थोड़ी सी और अच्छी रिवीजन हो जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम अच्छे से कर लें, तो उनके लिए भाई हम लोग 1 मार्च से 40 डेज़ का कोर्स लेके आ रहे हैं। कंप्रीहेंसिव कोर्स ही है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग क्लास में कराएंगे। जो थोड़े से लीस्ट इम्पोर्टेंस के टॉपिक्स हैं उनको आप लोगों ने पढ़ना है किससे? रिकॉर्डिंग्स से। आपको उन चीज़ों की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। डन। ठीक है भाई, तो एक अप्रोच ये हो सकती है। दूसरा, जो 1 मार्च से बैच स्टार्ट होगा उसमें ध्यान ज़्यादातर रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज करा सकें, क्योंकि अभी जो टाइम है द टाइम विल बी फॉर प्रैक्टिस, कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, इसके बाद जब आप फिजिक्स की मैराथन क्लास देखेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। फिजिक्स की मैराथन क्लास और देख लो, उसके बाद आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई नोट्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ये लगेगा कि भाई जो भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया है वो तुमने पढ़ रखा है पहले से। चलो इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।